के सभी सम्मानित सज्जनों, मंच पर बैठे हुए मेरे साथ सभी आदरणीय विद्वजन, मैं आप सबको इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज आप सब मेरा व्याख्यान सुनने के लिए यहाँ इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। मैं व्याख्यान के पहले टाणा के माहेश्वरी मंडल का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने इस व्याख्यान को आयोजित किया। और इस व्याख्यान के आयोजन में जिस भी साथी ने, जिस भी व्यक्ति ने जैसी भी मदद की है, उस सब के लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज के इस व्याख्यान में थोड़ा सा हमारे देश के सामने हाल में खड़ी हुई एक राजनीतिक चुनौती की बात ज्यादा कहूंगा। सामान्य रूप से मैं जब व्याख्यान देता हूं तो उसमें आर्थिक मुद्दे की बात मैं पहले करता हूं। आज इस व्याख्यान में मैं राजनीतिक संप्रभुता के मुद्दे की बात पहले करूंगा। और व्याख्यान के पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा व्याख्यान खत्म होने के बाद का जो कार्यक्रम होगा उसमें हम सब लोग यहाँ सामूहिक रूप से संकल्प लेंगे। सौगंध विधि का कार्यक्रम होगा। तो आपसे मेरा निवेदन ये है कि व्याख्यान के अंत में बिना संकल्प लिए हुए, बिना सौगंध विधि के कार्यक्रम को पूरा किए हुए आप में से कोई यहाँ से जाएगा नहीं। संकल्प विधि का कार्यक्रम मुश्किल से 1 मिनट में पूरा हो जाएगा। और वो संकल्प क्या लेना है और क्यों लेना है, वो मेरे व्याख्यान के विषय में मैं आपसे कहने की कोशिश करूंगा। देश के सामने जो चुनौतियां खड़ी हुई हैं आजादी के 50 साल में, आर्थिक चुनौतियां हैं, फिर राजनीतिक चुनौतियां हैं और सांस्कृतिक चुनौतियां भी हमारे सामने हैं। अभी हाल में जो राजनीतिक चुनौती हमारे देश के सामने पैदा हुई है, उसके बारे में आपसे कुछ कहना चाहता हूं। पिछले लगभग 2 सप्ताह पहले भारत के वैज्ञानिकों ने 5 आणविक परीक्षण किए। और ये जो 5 आणविक परीक्षण हुए, जमीन के अंदर बहुत ही सफलतापूर्वक हुए। तो सबसे पहले तो मैं आप सबकी तरफ से उन सभी वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने ये 5 सफल आणविक परीक्षण करके भारत को अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में एक अच्छे स्थान पर ले जाकर खड़ा किया। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने ये जो 5 सफल आणविक परीक्षण किए, इसके बाद की दुर्घटना ये है कि अमेरिका ने हमारे देश के ऊपर आर्थिक पाबंदी लगा दी है। अमेरिका ने हमारे ऊपर आर्थिक पाबंदी लगाई है, उसके साथ साथ जापान ने भी लगा दी। तो जापान और अमेरिका जैसे देशों द्वारा लगाई गई आर्थिक पाबंदी और भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किए गए 5 सफल आणविक परीक्षण, इन्हीं 2 प्रश्नों के विश्लेषण को आपके बीच रखने की कोशिश कर रहा हूं। अमेरिका को कौन सी परेशानी है जब हमारे देश के वैज्ञानिकों ने ये परीक्षण किए? अमेरिका की तकलीफ क्या है कि उसने भारत पर आर्थिक पाबंदी लगाने की घोषणा की है? तकलीफ अमेरिका की ये है कि भारत के वैज्ञानिकों ने जब ये 5 आणविक परीक्षण किए तो इससे सिद्ध हुआ है कि भारत के वैज्ञानिक न सिर्फ आणविक परीक्षण करके अणु बम बना सकते हैं, बल्कि हाइड्रोजन बम भी बना सकते हैं। और आप सब जानते हैं कि अणु बम से हजारों गुना ताकतवर हाइड्रोजन बम होता है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने जो 3 परीक्षण किए थे वो हाइड्रोजन बम बनाने के लिए थे और 2 परीक्षण जो किए थे वो आणविक बम बनाने के लिए थे। अमेरिका को तकलीफ इस बात की है कि भारत सरकार ने ये जो 5 परीक्षण कर लिए हैं और भारतीय वैज्ञानिकों ने इनको सफलतापूर्वक पूरा किया है, तो अब भारत स्वावलंबी हो जाएगा। और भारत अगर हाइड्रोजन बम बना लेगा, अणु बम बना लेगा,
तो अमेरिका जैसे देशों से खरीदने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम अमेरिका के पास नहीं जाएंगे कभी बम खरीदने के लिए। तो अमेरिका को तकलीफ इस बात की है कि अगर भारत जैसे देश उनके पास बम खरीदने के लिए नहीं जाएंगे तो अमेरिका के हथियार और बम बिकना बंद हो जाएंगे और उनकी दुकान कुछ ठंडी पड़ जाएगी, क्योंकि अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा व्यापारी है जो बम बनाता है और हथियार बेचता है। तो एक तो उनकी तकलीफ और परेशानी ये है। दूसरी, अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को परेशानी ये है कि भारत के वैज्ञानिकों ने ये जो 5 परीक्षण किए, इसकी जानकारी उनको नहीं मिल पाई। अमेरिका के 2-2 सैटेलाइट भारत में लगे हुए हैं जो रात दिन भारत की जासूसी करने का काम करते हैं। अमेरिका के हजारों CIA के एजेंट भारत में घूमते हैं जो हर दिन हमारे देश की महत्वपूर्ण जानकारियों को अमेरिका भेजने का काम करते हैं। तो हजारों CIA के एजेंट और अमेरिका के 2-2 सैटेलाइट ये पता नहीं लगा सके कि भारत के वैज्ञानिक पोखरण में क्या करने जा रहे हैं। और जब यहां आणविक परीक्षण हो गए तो उसके बाद अमेरिका के सैटेलाइट से अमेरिका के वैज्ञानिकों को सूचना ये दी तो पोखरण में धरतीकंप हो गया है, भूकंप हो गया है। तो जब यहां से अमेरिकी सैटेलाइटों ने ये जानकारी भेजी कि पोखरण में धरतीकंप हुआ है, भूकंप हुआ है, तो अमेरिकी वैज्ञानिक चादर तान के सो गए कि धरतीकंप तो होते ही रहते हैं, भूकंप तो होते ही रहते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि पोखरण में धरतीकंप नहीं हुआ है, हमने आणविक परीक्षण किए हैं, तो अमेरिकी राष्ट्रपति की नींद हराम हो गई और उन्होंने खुलेआम CIA को डांट पिलाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने सरेआम CIA के अधिकारियों को इस बात के लिए डांटा कि हम आपके ऊपर अरबों डॉलर का खर्चा करते थे और आपको जिम्मेदारी दी हुई थी भारत की एक-एक गतिविधि की जानकारी देने के लिए, और आप सब के सब फेल हो गए। भारत के वैज्ञानिकों ने इतनी सफलतापूर्वक परीक्षण किए। तो अमेरिका को तकलीफ ये है कि उनको जानकारी नहीं हुई और हमारे वैज्ञानिकों ने 5 परीक्षण कर लिए। तो शायद ऐसा लगता था कि हम अगर अमेरिका को बता के करते तो शायद उनको संतोष रहता। तो बिल क्लिंटन को ये कहने का मौका नहीं मिलता कि हमको माहिती नहीं थी, हमको जानकारी नहीं थी। एक तीसरी बात और है इसके पीछे। तीसरी बात यह है कि अमेरिकी सरकार को अब डर इस बात का लग रहा है कि भारत ने अगर ये बम बनाना शुरू कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचना शुरू कर दिया, हाइड्रोजन बम बेचना शुरू कर दिया, अणु बम बेचना शुरू कर दिया, तो हमारे देश के वैज्ञानिक जब एक बम तैयार करते हैं तो उसमें मुश्किल से 1 करोड़ रुपए का खर्च आता है। और अमेरिका में यही बम जब तैयार किया जाता है तो उसमें करोड़ों डॉलर का खर्च आता है। तो अमेरिका द्वारा तैयार किए गए बम का खर्चा बहुत ज्यादा है, भारत के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए बम का खर्चा बहुत कम है। तो अमेरिकी सरकार को अब ये लग रहा है कि कहीं भारत के वैज्ञानिकों ने और भारत की सरकार ने एक नई नीति अगर बना दी कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिका की कंपनियां हथियार बेचती हैं, अमेरिका की कंपनियां बम बेचती हैं, वैसे ही भारत की तरफ से हथियार बेचे जाएंगे, बम बेचे जाएंगे, तो अमेरिकी धंधा ठप हो जाएगा। क्योंकि हमारे बम बहुत सस्ते हैं, बहुत अच्छे हैं, अमेरिकी बम बहुत महंगे हैं और बहुत अच्छे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक और मुश्किल है अमेरिका की। अमेरिका दरअसल सबसे परेशान है जब से हमारे देश में पूना के सीबेक के वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर बनाया परम 10,000, परम 10,000। पहले हमारे देश के पूना के वैज्ञानिकों ने परम बनाया, सुपर कंप्यूटर बनाया, फिर उसके बाद परम 10,000 बना दिया। तो बिना अमेरिकी कंपनियों के मदद के परम बनाया था वैज्ञानिकों ने, और बिना किसी अमेरिकी और विदेशी कंपनी की मदद के परम 10,000 नाम का सुपर कंप्यूटर भी बना है। ये परम 10,000 के स्तर का जो सुपर कंप्यूटर हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया, ये एक नहीं 12 बनाए हैं। अमेरिका, जापान के बाद दुनिया में अब हमारा तीसरा नंबर है जो हम इस स्तर के सुपर कंप्यूटर बना सकते हैं और बेच सकते हैं।
हमारे वैज्ञानिकों ने जो सुपर कंप्यूटर तैयार किया है उसकी लागत, उसकी कीमत बहुत कम है। यही सुपर कंप्यूटर जब अमेरिका में तैयार होता है तो हमारे वैज्ञानिकों ने जितने दाम पर बनाया है उसका कम से कम 3 गुना दाम अमेरिका में लगता है। तो अमेरिकी सरकार को तब से परेशानी बढ़ गई है कि भारत के वैज्ञानिकों ने बिना अमेरिका की मदद के परम बनाया, फिर बिना अमेरिका की मदद के परम 10,000 बना लिया, फिर बिना अमेरिका की मदद के परम 1 लाख भी बनाएंगे, परम 10 लाख भी बनाएंगे, और लगातार हम स्वावलंबी होते चले जाएंगे। तो फिर अमेरिका को कौन पूछेगा, और हम अगर उनको नहीं पूछेंगे तो उनकी चौधराहट कम हो जाएगी, उनकी दादागिरी कम हो जाएगी। तो उनकी तकलीफ कुछ इस तरह की है। अन्यथा इस अमेरिकी सरकार को ये बात कहने की नैतिक हिम्मत कैसे हुई कि वो भारत सरकार को कहे कि आपने ये अणु बम का परीक्षण क्यों किया। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने ये अणु बम का परीक्षण जमीन के अंदर किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि जमीन के ऊपर अणु बम का परीक्षण करने से नुकसान बहुत होता है और लाखों लोग मर जाते हैं। जमीन के ऊपर जब अणु बम का परीक्षण किया जाता है तो उससे रेडिएशन इतना तेज होता है, विकिरण इतना ज्यादा होता है कि उससे लाखों लोग मर सकते हैं और वर्षों वर्षों तक उसका असर रह सकता है। इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने ये पांचों के पांचों परीक्षण जमीन के नीचे किए, जमीन के ऊपर नहीं किए कभी भी, ताकि किसी को नुकसान न होने पाए। और नुकसान भी कितना हुआ है। पोखरन नाम के गांव में 2 किसानों के घर की दीवार चटक गई है, टूटी नहीं है, बीच में से दरार पड़ गई। मुझे बहुत खुशी हुई जब उन दोनों किसानों से टेलीविजन पे इंटरव्यू लिया गया और पूछा गया कि आपके घर की दीवार चटक गई है, टूट भी सकती है, गिर भी सकती है। तो उन दोनों किसान भाइयों ने जवाब दिया कि मेरे घर की दीवार अगर गिर जाएगी तो दोबारा बन जाएगी, लेकिन मेरे राष्ट्र का सम्मान तो ऊंचा हुआ। इतनी बुद्धिमानी की बात, इतनी बुद्धिमता की बात हमारे देश के 2 साधारण किसानों ने करी, वो हमारे देश के बहुत सारे बेवकूफ नेता नहीं कर रहे हैं। हमारे देश में कुछ ऐसे बेवकूफ नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि गलत समय पर परीक्षण किया है। तो पूछिए कि सही समय कौन सा था फिर? मुझे भी लगता है कि भारत सरकार ने थोड़ा गलत समय पर परीक्षण किया, लेकिन मैं क्या मानता हूं कि ये परीक्षण होना चाहिए था जिस दिन पाकिस्तान ने गौरी मिसाइल का टेस्ट किया था, ठीक उसके अगले दिन हो जाना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि थोड़ा देरी हो गई है। होना तो उसी के अगले दिन चाहिए था जब गौरी मिसाइल का परीक्षण हो गया था। तो ठीक है, वैज्ञानिकों को शायद तकनीकी व्यवस्थाएं जुटाने में कुछ समय लगता है, तो उस व्यवस्था के समय के कारण थोड़ी देरी हुई, लेकिन वो किया तो सही है। लेकिन हमारे देश के बहुत सारे नेताओं के मुंह से वो शब्द नहीं निकल रहे हैं जो हमारे देश के साधारण लोगों के मुंह से निकल रहे हैं। इस देश में परीक्षण के बाद तत्काल एक सर्वे किया गया, एक सर्वेक्षण किया गया। तो सर्वेक्षण के नतीजे ये आए कि 92% लोगों ने कहा कि ये बहुत अच्छा हुआ है, 5% लोगों ने कहा कि उनको कुछ नहीं मालूम है, और बाकी कुछ 2 या 3% लोगों ने ये कहा कि ये ठीक नहीं हुआ है। तो 92% लोग इस देश में जो उत्साह दिखा रहे हैं, जो बुद्धिमानी उन्होंने दिखाई है, वो हमारे देश के बहुत सारे नेताओं से दिखने में नहीं आ रही है, और एक गलत तरह का प्रचार पूरे देश में शुरू हो गया है। और शायद आपके मन में भी उस प्रचार से कुछ प्रश्न पैदा हुए होंगे। जैसे आजकल एक बहुत बड़ा प्रश्न है, रोज अखबारों में चर्चा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लेख लिख देता है और कहीं ना कहीं किसी न किसी नेता की कोई टिप्पणी आ जाती है। तो इस तरह की टिप्पणियां आ रही हैं। अभी तो 3 दिन पहले मैं चौंक गया जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने यह कह दिया कि इस परीक्षण के बाद अमेरिका द्वारा लगाई गई आर्थिक पाबंदी का बहुत ज्यादा नुकसान हमारे देश को होने जा रहा। तो मुझे लगा कि ऐसी गलत बयानी पूरे देश में हमारे देश के जिम्मेदार नेता कर रहे हैं, तो बाकी साधारण लोगों का दिग्भ्रमित होना बहुत स्वाभाविक है। तो मैं आज आपको इसी प्रश्न पर गंभीरता से कुछ कहने के लिए आया हूं कि अमेरिका ने जो हमारे ऊपर आर्थिक पाबंदी लगाई है उसका क्या नुकसान होने जा रहा है हमको, और अमेरिका ने कितनी आर्थिक पाबंदी हमारे ऊपर लगाई है। अमेरिका में एक कानून है, सन 1994 का बना हुआ है, और 1994 का बना हुआ जो अमेरिका का कानून है
उसमें ये है कि अगर कोई देश आर्थिक अणु परीक्षण करता है तो अमेरिकी सरकार उस देश को अपने देश में से जाने वाली आर्थिक मदद बंद कर सकती है, रोक सकती है। तो अमेरिका की सरकार हमारे देश को कितनी आर्थिक मदद देती है एक साल में, जो वो रोक सकते हैं इस आर्थिक पाबंदी के तहत। उस कानून की जानकारी अभी मैंने की, यूएस लॉ जो 1994 में उन्होंने सेनेट में पारित किया था, उस कानून के तहत अमेरिका सिर्फ इतनी पाबंदी लगा सकता है कि भारत सरकार को वो प्रतिवर्ष जो आर्थिक मदद देते हैं, जो एड देते हैं, वो उसको रोक देंगे। तो कितनी मदद देता है अमेरिका हमको एक साल में? हमारे देश में केंद्र सरकार के 40 लाख कर्मचारी हैं। तो केंद्र सरकार के जो 40 लाख कर्मचारी हैं, उनकी अगर एक एक दिन की तनख्वाह इकट्ठी कर ली जाए, सिर्फ एक दिन की, 40 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों की एक दिन की तनख्वाह इकट्ठी कर ली जाए और उसको किसी कोष में रख दिया जाए, तो वो उतना ही पैसा है जितना अमेरिका द्वारा आपको एक साल में आर्थिक मदद दी जाती है। तो अमेरिका द्वारा दी गई एक साल की आर्थिक मदद अगर हमको रुक गई, तो क्या हमारे देश के 40 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों में इतनी शक्ति नहीं है कि वो एक एक दिन की तनख्वाह दान कर दें अपनी, इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए? तो आपके मन में आएगा ये तो बहुत आसान काम है, और है भी, सच में है। और ये काम शुरू हो गया। हमारे देश में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर नाम की एक बड़ी बैंक है। उसके कर्मचारियों ने अभी कुछ दिन पहले एक मीटिंग की और उस मीटिंग में उन्होंने ये फैसला किया कि अमेरिका द्वारा आर्थिक पाबंदी जो लगाई गई है भारत के ऊपर, इस आर्थिक पाबंदी का विरोध करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के पूरे देश में जितने कर्मचारी हैं, वो सब के सब एक दिन की तनख्वाह दान करेंगे। तो मैं आपकी तरफ से उन सभी कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने ये कदम उठाने का फैसला किया। और अभी कुछ दिन पहले मैं पूना में था, 3-4 दिन पहले, तो पूना में मेरा एक जाहिर व्याख्यान हुआ था और उस जाहिर व्याख्यान को पूना के एक बैंक ने आयोजित किया था। उस बैंक का नाम है जनता सहकारी बैंक। तो जनता सहकारी बैंक के कर्मचारी मेरे व्याख्यान में मेरे सामने बैठे हुए थे, मेरे साथ मंच पर उनके मैनेजर्स बैठे हुए थे। तो मैंने उनको कहा, उदाहरण देते हुए, कि अगर स्टेट बैंक बीकानेर एंड जयपुर के कर्मचारी अपने एक एक दिन की तनख्वाह दान कर सकते हैं, तो जनता सहकारी बैंक के कर्मचारी क्यों नहीं कर सकते? तो आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि उसी क्षण जनता सहकारी बैंक के सभी कर्मचारियों ने हाथ उठाकर इसका समर्थन किया कि हम भी अपने एक एक दिन की तनख्वाह प्रधानमंत्री कोष में दान करेंगे, ताकि इस देश की सरकार के सामने आर्थिक पाबंदी का कोई असर न आने पाए। तो अगर सारे देश के केंद्र कर्मचारी इसी फैसले को लगातार आगे बढ़ाते चले जाएंगे, तो 40 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों के एक एक दिन की तनख्वाह अगर इकट्ठी कर ली जाएगी और देश के किसी काम में लगा दी जाएगी, तो अमेरिका द्वारा दी गई आर्थिक मदद की भरपाई हो जाएगी, उसकी पूर्ति हो जाएगी। अब प्रश्न आता है, जापान हमारे ऊपर कितनी आर्थिक पाबंदी लगा रहा है? जापान की सरकार ने हमारे ऊपर आर्थिक पाबंदी लगाने की घोषणा कर दी है। तो मैं आपको एक दूसरी छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं कि जापान द्वारा भारत सरकार पर लगाई गई आर्थिक पाबंदी का भी जवाब हमारे पास है। आप सब जानते हैं हमारे देश में 1 करोड़ लोग इनकम टैक्स देने वाले हैं साल भर में। तो ये 1 करोड़ लोग जो साल भर में इनकम टैक्स देते हैं, अगर ये स्वेच्छा के साथ 1% इनकम टैक्स बढ़ाकर अगर दे देंगे 1 करोड़ लोग इस साल, तो भारत सरकार को जापान से जितनी आर्थिक मदद लेती है उसकी पूरी भरपाई हो जाएगी। तो 1 करोड़ इनकम टैक्स से ही अगर 1% टैक्स बढ़ाकर देंगे, जितना वो दे रहे हैं उसमें सिर्फ 1% बढ़ा दें, तो हमारे पास इतना पैसा हो जाएगा कि जापान द्वारा लगाई गई आर्थिक पाबंदी का भी हम पूरी तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। और तीसरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश के लोग जो विदेशों में रहते हैं, जिनको हम नॉन रेजिडेंट इंडियंस कहते हैं, अनिवासी भारतीय कहते हैं,
उन सभी नॉन रेजिडेंट इंडियंस लोगों के एसोसिएशन ने ये घोषणा की है कि वो इस साल भारत सरकार को $15 अरब अपनी तरफ से दान करने जा रहे हैं। तो ये $15 अरब इतना पैसा है कि अमेरिका और जापान द्वारा लगाई गई आर्थिक पाबंदियां अगर 5 साल तक चलती रहें तो भी भारत सरकार को कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि हमारे देश के कुछ बेवकूफ नेताओं द्वारा दिए गए बयानों से आप भ्रमित न हो जाएं। कुछ नेताओं ने ये जो कहना शुरू कर दिया है कि देश को बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा, गलत समय पर यह परीक्षण हुआ है, इस बात से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम इस पूरे के पूरे आर्थिक नुकसान की भरपाई करने में सक्षम हैं और अभी बहुत सारा ऐसा इलाका बाकी है जिसका जिक्र मैंने आपसे नहीं किया है। उदाहरण के लिए आप सब जानते हैं हमारे देश में इस समय लगभग 20 लाख छोटे छोटे कारखाने हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं पूरे देश में, लगभग 20 लाख। एक दिन मैं हिसाब लगा रहा था कि हमारे देश में लघु उद्योग कहते किसको है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते किसको है। तो सरकार के आंकड़ों के अनुसार जिस कारखाने में 3 करोड़ रुपए का उत्पादन होता है एक साल में, उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। तो 3 करोड़ रुपए का उत्पादन करने वाले हमारे देश में 20 लाख कारखाने हैं। तो कुल उत्पादन कितना बैठता है? 20 लाख इंटू 3 करोड़, 20 लाख गुणा 3 करोड़। अभी आप कैलकुलेशन करना शुरू करिए तो जीरो लगाते चले जाएंगे आप। तो एक दिन मैं सोच रहा था कि अगर ये सारे के सारे कारखाने अपने एक घंटे का उत्पादन, एक दिन का भी नहीं, एक घंटे का उत्पादन अगर राष्ट्र के कोष में दान कर देंगे तो 15 साल की आर्थिक पाबंदी का इलाज हमारे पास है। इसलिए इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि अमेरिका ने हमारे ऊपर आर्थिक पाबंदी लगा दी है तो हमारे देश का क्या होगा, जापान ने हमारे ऊपर आर्थिक पाबंदी लगा दी है तो हमारे देश का क्या होगा। कुछ भी नहीं होने वाला है, बल्कि इसका उल्टा मैं देख रहा हूं कि अमेरिका और जापान द्वारा लगाई गई आर्थिक पाबंदियां हमारे देश के राष्ट्रीय स्वाभिमान को जगाएंगी, जो इस देश में वर्षों वर्षों से मृतप्राय हो गया था। तो राष्ट्रीय स्वाभिमान अगर हमारा जगेगा, राष्ट्रीय सम्मान अगर हमारा जगेगा, तो हम इन सभी पाबंदियों का डटकर मुकाबला कर सकेंगे और ऐसी किसी भी चुनौती से लड़ने में हम सक्षम हैं। हम गए गुजरे नहीं हैं। और इन सब बातों का संदेश अमेरिका पहुंचेगा तो उनको भी ये समझ में आएगा कि भारत वो नहीं है जो इराक है। इराक के ऊपर अमेरिका ने आर्थिक पाबंदी लगा रखी और इराक की हालत उन्होंने बहुत खराब कर दी। तो इराक जैसे देश पर अमेरिका ने आर्थिक पाबंदी लगाई है, सूडान, लीबिया जैसे देशों पर अमेरिका ने आर्थिक पाबंदी लगाई है, ईरान जैसे देशों पर अमेरिका ने आर्थिक पाबंदी लगा रखी है, क्यूबा जैसे देशों पर अमेरिका ने आर्थिक पाबंदी लगा रखी है। तो इन तमाम देशों पर अमेरिका ने आर्थिक पाबंदी लगाई है। निकारागुआ नाम का एक देश है, वहां पर अमेरिका ने आर्थिक पाबंदी लगाई है। तो इन सारे देशों पर अमेरिका ने जो आर्थिक पाबंदी लगाई है तो उन देशों की हालत थोड़ी खराब है। लेकिन भारत ईरान नहीं है, भारत इराक नहीं है, भारत निकारागुआ नहीं है, भारत ऐसा कोई भी देश ऐसा नहीं है जैसे ये देश हैं। तो अमेरिका को इस बात का एहसास और अंदाजा हो जाना चाहिए कि भारत वैसा देश नहीं है जैसा वो समझकर बैठा हुआ है। तो इसलिए अमेरिका या जापान द्वारा लगाई गई आर्थिक पाबंदी का हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर एक भी पैसे का विपरीत असर नहीं डालने वाला है, बशर्ते कि हम हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान को पीछे हटने न दें। तो हमारे देश के लिए ये एक अच्छा सुनहरा मौका बनने वाला है। आप सब जानते हैं जब किसी दूसरे देश का आक्रमण होता है किसी देश पर तो राष्ट्रीय स्वाभिमान पैदा होता है और सारे लोग जाति भूलकर, धर्म भूलकर, पंथ भूलकर, संप्रदाय भूलकर एक तरह की भाषा बोलते हैं जैसे आज बोल रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर, अभी कुछ दिन पहले पूना में मेरे एक जाहिर व्याख्यान में कुछ लोगों ने इस बात का विरोध करने के लिए, अमेरिका का विरोध करने के लिए सिटी बैंक के कार्ड सरेंडर कर दिए। पूना में 25 से ज्यादा नौजवानों ने भरे जाहिर व्याख्यान में
सामने से आकर सिटी बैंक के कार्ड फाड़कर फेंक दिए और कहा कि राजीव भाई, इस अमेरिका द्वारा लगाई गई आर्थिक पाबंदी का ये जवाब हमारे पास है कि हम अमेरिका की सिटी बैंक की कोई भी सेवाएं नहीं लेंगे। और उन 20-25 भाइयों ने जो सिटी बैंक के कार्ड सरेंडर किए हैं, उसके बाद पूना में एक लहर जैसी चली है और अगले 28 मई को पूना में मैं एक रैली करने जा रहा हूं। उस रैली में कम से कम 500 से 1000 दूसरे भाई अपने सिटी बैंक का कार्ड सरेंडर करने जा रहे हैं। ऐसा ही एक भाई है जो धर्म से, संप्रदाय से मुसलमान है और उसने सिटी बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यहां जो बंबई में बैठता है उसको चिट्ठी लिखी और उसने कहा है कि मेरा जितना फिक्स डिपॉजिट सिटी बैंक में है वो सब मुझे वापस लेना। तो सिटी बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने उस भाई को कहा कि अगर आप समय से पहले अपना फिक्स डिपॉजिट निकालेंगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपका सारा इंटरेस्ट डूब जाएगा। तो उसने जवाब दिया, भाड़ में जाए आपका इंटरेस्ट और आप वो ले लीजिए, मुझे मेरा मूलधन वापस कर दीजिए। तो ना जाति होती है, ना धर्म होता है, ना संप्रदाय होता है। जब देश के सामने कोई संकट खड़ा होता है तो लोग अपने सारे जाति, धर्म, संप्रदाय के भेदों को भूलकर एक साथ राष्ट्र के साथ खड़े हो जाते हैं। वही समय हमारे देश के सामने आया है और वो एक लहर पूरे देश में चल भी रही है। इसलिए अमेरिका द्वारा लगाई गई आर्थिक पाबंदी का एक भी पैसे का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर और भारत की किसी भी नीति पर पड़ने नहीं जा रहा है। इसके दूसरी तरफ एक दूसरी बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं कि अमेरिका ने ये कहा कि भारत सरकार ने ये गलत किया है। तो प्रश्न ये उठता है कि अमेरिका को ये कहने की हिम्मत कैसे हुई, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने तो सिर्फ अब तक 6 आणविक परीक्षण ही किए हैं। 5 अभी किए हैं, एक 1974 में किया था। तो हमारे वैज्ञानिकों ने कुल मिलाकर 6 आणविक परीक्षण किए हैं और सारे के सारे आणविक परीक्षण जमीन के नीचे किए। 1974 में जो किया था वो भी जमीन के नीचे था और अभी जो हमने परीक्षण किए हैं वो भी जमीन के नीचे हैं। तो हमारे सारे के सारे वैज्ञानिकों ने अपने सभी आणविक परीक्षण जमीन के नीचे क्यों किए, ताकि किसी भी आदमी की जान का नुकसान न होने पाए। हम तो हमारे यहाँ चींटी मारने में भी पाप मानते हैं, इसलिए किसी भी आदमी की जान लेना तो हमारे लिए और भी मुश्किल है। तो ये जानबूझकर सारे के सारे परीक्षण जमीन के नीचे किए गए, क्योंकि भारत एक शांत प्रिय देश है। हम शांत प्रिय हैं, उसका ये सबसे बड़ा नमूना है। हम अहिंसा वाले देश हैं, उसका ये सबसे बड़ा नमूना है कि हमने परीक्षण जमीन के अंदर किए। इसके विपरीत अमेरिका ने जब अपना सबसे पहला आणविक परीक्षण किया था तो वो जापान के लोगों के ऊपर किया था। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने अपना पहला आणविक परीक्षण किया था जापान के हिरोशिमा नाम के शहर पर और उसके ठीक 3 दिन के बाद अमेरिका ने अपना दूसरा आणविक परीक्षण जापान के एक दूसरे शहर नागासाकी के ऊपर किया था 9 अगस्त 1945 को। तो 6 अगस्त 1945 को जापान ने बम गिराया था, अणु बम गिराया था हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने बम गिराया था नागासाकी पर। तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिरा अमेरिका का अणु बम और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिरा अमेरिका का अणु बम और उन दोनों अणु बम के गिरने के बाद 6.5 लाख जापानी तड़प तड़प कर मर गए। इतना बड़ा अत्याचार अमेरिकी सेनाओं ने जापान के ऊपर किया था और वो जो 6.5 लाख जापानी तड़प तड़प कर मरे हैं उससे ज्यादा कई गुना जापानी अब तक बर्बाद हुए हैं उन 2 परीक्षणों के कारण। इसी वर्ष 30 जनवरी को बंबई में एक प्रदर्शनी हुई थी। जापान की सरकार के द्वारा बंबई में वो प्रदर्शनी लगाई गई थी। मैं उस प्रदर्शनी को देखने गया था। मैं जनवरी के महीने में यहां था बंबई में। तो उस प्रदर्शनी को देखने जब मैं गया था तो वो प्रदर्शनी जापान की सरकार के द्वारा लगाई गई वो प्रदर्शनी थी जिसमें उन्होंने फोटोग्राफ्स के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की थी कि 6 अगस्त और 9 अगस्त हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो 2 अणु बम गिराए गए थे उसका नुकसान जापान को क्या क्या हुआ है। और उस प्रदर्शनी को लेकर जो जापानीज लोग आए थे उन जापानीज लोगों के साथ उनमें से एक वैज्ञानिक था
मैंने जब कुछ बात करने की कोशिश की तो 15-20 मिनट मेरी उससे चर्चा हुई, ज्यादा बात नहीं हुई। तो उसने बताया कि आज भी जापान में उन दोनों अणु बम का इतना बुरा असर है कि आज भी जापान में बच्चे विकलांग पैदा होते हैं उस इलाके में, हिरोशिमा नागासाकी के इलाके में। वो जापानीज वैज्ञानिक मुझे बता रहे थे कि कुछ ऐसे बच्चे हमारे यहां पैदा होते हैं जिनका सिर बहुत बड़ा होता है, शरीर बहुत छोटा होता है। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका शरीर बहुत बड़ा होता है, सिर बहुत छोटा होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो बचपन से ही सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, बोल नहीं पाते। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बचपन से जॉन्डिस का, कैंसर का बीमारी लेकर पैदा होते हैं। तो आज भी जापान के हजारों लाखों बच्चे उस बुरी घटना से प्रभावित हैं, जो घटना आज से लगभग 55 साल पहले घटित हुई थी। उसका असर आज भी खत्म नहीं हुआ है। तो जिस अमेरिका ने अपने 2 आणविक बम गिराकर 6.5 लाख से ज्यादा जापानीज लोगों को मारा हो, जिस अमेरिका ने जापान की लाखों लाखों लोगों को पिछले 55 साल में बर्बाद कर दिया हो अपने 2 आणविक बम के कारण, जापान की पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया हो, वो अमेरिकी सरकार को ये कहने का अधिकार किसने दिया कि भारत ने ये 5 आणविक परीक्षण क्यों किए? और इससे भी महत्वपूर्ण एक दूसरा प्रश्न है कि जब 6 अगस्त 1945 को ये अणु बम गिरा था, 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा बम गिराया गया था, तो उसके बाद एक संधि हुई थी और उस संधि में से यूनाइटेड नेशंस का जन्म हुआ था। और वो संधि किस बात की हुई थी? दूसरे विश्व युद्ध में ये जो बर्बादी आई थी, इस बर्बादी को देखकर बहुत सारे देशों के राष्ट्रपति कांप गए थे। दूसरे विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा बर्बादी हुई थी जापान की, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बर्बादी हुई थी फ्रांस की, तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बर्बादी हुई थी जर्मनी की, और ऐसे तमाम देश थे जो इस विश्व युद्ध में बर्बाद हो गए थे। तो इन सारे देशों ने आपस में समझौते किए थे, और किस बात के समझौते किए थे? कि हम कभी भी भविष्य में युद्ध नहीं लड़ेंगे। फ्रांस की सरकार ने जर्मनी से समझौता किया कि फ्रांस की सेनाएं कभी जर्मनी पर आक्रमण नहीं करेंगी। जर्मनी की सरकार ने फ्रांस से समझौता किया कि कभी भी जर्मनी की सेनाएं फ्रांस पर आक्रमण नहीं करेंगी। और ऐसे जितने 12 यूरोप के देश हैं जिनको हम सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज कहते हैं, मध्य यूरोपीय देश कहते हैं, ये 12 देश वही हैं जो अगले 5-6 महीने के बाद एक कॉमन यूरोपियन मार्केट बनाने जा रहे हैं। और सन 1999 के बाद उनका कॉमन यूरोपियन मार्केट जब बन जाएगा तो उसमें वो कॉमन यूरोपियन करेंसी भी लाने जा रहे हैं। यूरो डॉलर नाम की उनकी करेंसी आ रही है जनवरी 1999 से, और यूरो डॉलर नाम की जब करेंसी आ जाएगी तो उनकी बहुत सारी आपसी समस्याओं का वो समाधान कर लेंगे। तो ये सारे के सारे 12 देश वो हैं जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के बाद लड़ाई ना करने की कसम खाई है, किसी पर आक्रमण ना करने की कसम खाई है। और अमेरिका का भी इन देशों के साथ एक समझौता है। 12 देशों ने आपस में समझौता किया हुआ है युद्ध ना करने का, लड़ाई ना करने का, और अमेरिका ने अलग से इन 12 देशों के साथ समझौता किया हुआ है युद्ध ना करने का, लड़ाई ना करने का। तो प्रश्न ये है कि इन देशों ने अपनी सुरक्षा तो कर ली, अपनी व्यवस्था तो कर ली कि हम कभी आपस में युद्ध नहीं लड़ेंगे और हम कभी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, क्योंकि युद्ध में खर्चा बहुत होता है, बर्बादी बहुत होती है, नुकसान बहुत होता है, फायदा बहुत कम होता है। और अमेरिका ने भी इन देशों के साथ समझौता किया है युद्ध न लड़ने का, लड़ाई न करने का। तब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि तो क्या अमेरिका चुप बैठ गया उस दिन से? 1945 में 2 अणु बम गिराकर यूरोप के देशों के साथ ये समझौता करके कि कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे, कभी हथियारों का व्यवसाय नहीं करेंगे यूरोप के देशों की कंपनियों के साथ, तो क्या अमेरिका चुप बैठ गया है? ऐसा नहीं। अमेरिका ने उस दूसरे विश्व युद्ध में शांति के समझौते के बाद दुनिया में 325 युद्ध कराए हैं गरीब देशों की जमीनों पर। इन अमीर देशों ने तो आपस में समझौते किए हैं कि वो युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने एक ऐसी रणनीति भी बनाई हुई है कि वो आपस में कभी युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन गरीब देशों में हमेशा उसके लिए युद्ध होते रहेंगे। क्यों होते रहेंगे? जब ये शांति का समझौता चल रहा था तो उस समय फ्रांस का एक राष्ट्रपति था, उसका नाम था चार्ल्स द गॉल।
तो चार्ल्स द गॉल ने एक प्रश्न उठाया था और नैतिक प्रश्न उठाया था। उसने ये प्रश्न उठाया था कि अगर हम 12 के 12 यूरोपीय देश आपस में आक्रमण ना करने की संधि करते हैं, हम 12 के 12 देश आपस में समझौता करते हैं कि कभी युद्ध नहीं करेंगे, और अमेरिका भी अगर इस संधि को मारने को तैयार है, तो चार्ल्स द गॉल ने प्रश्न उठाया था कि फिर हम हथियार भी नहीं बनाएंगे, हम हथियारों का धंधा भी बंद करेंगे। क्योंकि जब हमको युद्ध करना ही नहीं है तो हथियार बनाने से फायदा क्या, बंदूकें बनाने से फायदा क्या, बम बनाने से फायदा क्या। और चार्ल्स द गॉल बहुत इंटेलिजेंट आदमी था, तो वो ये कहता था कि जितने रुपए में हम हथियार बनाएंगे, जितने धन में हम हथियार बनाएंगे, उससे बहुत कम धन में हम पूरे यूरोप की गरीबी दूर कर सकते हैं। पूरे यूरोप में जो अशिक्षा है, जो अशिक्षा फैली हुई है, उसको हम दूर कर सकते हैं, मजदूरों को रोजगार दे सकते हैं, लोगों को सामाजिक न्याय दे सकते हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी सुविधाएं दे सकते हैं अगर हम हमारे हथियारों का उत्पादन कम कर दें या खत्म कर दें। तो जिस समय चार्ल्स द गॉल ने यह सवाल उठाया था, उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति था, उसका नाम था हैरी ट्रूमैन। तो हैरी ट्रूमैन ने चार्ल्स द गॉल को यह कहा था कि हम आपस में युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन हथियार बनाना भी बंद नहीं करेंगे। आप देखिए अमेरिका का चेहरा कि युद्ध नहीं करेंगे वो आपस में सारे के सारे अमीर देश, लेकिन हथियार भी बनाना बंद नहीं करेंगे। तो हैरी ट्रूमैन ने क्या घोषणा की थी? हैरी ट्रूमैन ने यह कहा कि हम हथियार बनाएंगे गरीब देशों में युद्ध करवाने के लिए। माने गरीब देश मरेंगे, वो आपस में युद्ध करेंगे, उनमें हथियार बिकेंगे अमेरिका से। तो गरीब देशों में युद्ध होते रहेंगे, हथियार बिकते रहेंगे, वहां के लोग मरते रहेंगे, वहां के लोगों को इसका नुकसान होता रहेगा, लेकिन वो हथियार अमीर देशों की कंपनियां बनाती रहेंगी और गरीब देशों में बेचती रहेंगी। तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि 1945 में यूनाइटेड नेशंस बन गया, सारी दुनिया में शांति पैदा कराने के लिए, शांति की स्थापना करने के लिए सभी देशों ने आपस में समझौते कर लिए कि हम कभी युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन 1945 के बाद अमेरिका ने दुनिया में 325 युद्ध कराए हैं गरीब देशों की जमीनों पर, और उन सारे के सारे युद्ध कराने के पीछे अमेरिका का क्या स्वार्थ था? अमेरिका का उसमें एक ही स्वार्थ था कि अमेरिका खुद युद्ध नहीं करता है, लेकिन अमेरिका के हथियार सबसे ज्यादा बनते हैं पूरी दुनिया में। तो अमेरिका के हथियार तभी बिकेंगे जब दुनिया के दूसरे गरीब देशों में युद्ध होते रहेंगे। तो दूसरे देशों में युद्ध होते रहे, इसके लिए अमेरिका हमेशा कोशिश करता रहता है। और ये जो 325 युद्ध हो चुके हैं 1945 के बाद, पूरा का पूरा यूनाइटेड नेशंस कोलैप्स कर चुका है। जिस उद्देश्य के लिए संयुक्त राष्ट्र बनाया गया था, उद्देश्य ये था कि कभी भी दो देशों में आपस में युद्ध की स्थिति नहीं पैदा होने देगा, ऐसी एक संस्था हम बनाएंगे, बातचीत के माध्यम से सारी समस्याओं का हल करेंगे। लेकिन वो संयुक्त राष्ट्र की संस्था पूरी तरह से फेल हुई जब अमेरिका की कंपनियों ने और अमेरिकी सरकारों ने 325 युद्ध कराए पूरी दुनिया में अपने हथियारों को बेचने के लिए। कुछ उदाहरण दूं तो आपको याद आएगा, ये अमेरिका ही की सरकार थी जिसने युद्ध कराया नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में 60 के दशक में। कोरिया नाम का एक देश था, इस देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया अमेरिका ने। उत्तरी कोरिया अलग हो गया, दक्षिणी कोरिया अलग हो गया। ये अमेरिका ही था जिसने युद्ध कराया सूडान और लीबिया के बीच में। ये अमेरिका ही था जिसने युद्ध कराया ईरान और इराक के बीच में। ये अमेरिका ही था जिसने युद्ध कराया वियतनाम में 60 के दशक में। ये अमेरिका ही था जिसने युद्ध कराया चिली कोस्टारिका में। ये अमेरिका ही था जिसने युद्ध कराए लैटिन अमेरिकी देशों में। ये अमेरिका ही था जिसने साउथ ईस्ट एशिया के तमाम गरीब देशों में सैकड़ों युद्ध कराए हैं पिछले 50 साल के अंदर, 55 साल के अंदर। तो दुनिया के तमाम देशों में युद्ध कराना और अपने हथियारों की बिक्री कराना और उन हथियारों की बिक्री से दुनिया के करोड़ों लोगों की जान ले लेना और दुनिया के करोड़ों लोगों को खत्म कर देना, ये अमेरिकी सरकार का सबसे बड़ा धंधा है। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि अमेरिका की जो टोटल इकोनॉमी है, अमेरिका की जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में एक साल का जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, अमेरिका का जो जीडीपी है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है,
उसका लगभग 2/3 हिस्सा सिर्फ हथियारों की बिक्री से आता है। माने अमेरिकी सरकार की जो आमदनी है, उस आमदनी का लगभग 2/3 हिस्सा हथियार की बिक्री से वो कमाते हैं। सिर्फ 1/3 आमदनी उनकी दूसरे सामानों की बिक्री से वो कमाते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सारी दुनिया में अशांति पैदा करने वाला अगर कोई देश इस समय है तो वो अमेरिका है। और हमेशा अमेरिका ने बम बनाए हैं दूसरे देशों में लड़ाइयां करवाने के लिए, अशांति करवाने के लिए, जबकि हमारे वैज्ञानिकों ने बार बार घोषणा की है कि ये पांचों के पांचों परीक्षण शांतिप्रिय परीक्षण हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत की सेनाओं ने कभी किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया। पिछले 5000 साल का इतिहास इस बात को बताता है। और पिछले 1500 साल का इतिहास तो हमारा लिखित इतिहास है। जब कोई भी एक ऐसा उदाहरण हमको नहीं मिलता अपने इतिहास में जब हमारे देश का कोई राजा दूसरे देश के राजा पर आक्रमण करने के लिए गया हो। हमारे देश में जब बड़े महान राजा होते थे, ताकतवर राजा होते थे, उस जमाने में भी हमने कभी किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया। उदाहरण के लिए हमारे देश का सबसे बड़ा और ताकतवर राजा माना जाता है सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक की सेनाएं कभी भी किसी दूसरे देश पर आक्रमण करने के लिए नहीं गई। सम्राट अशोक के बेटे बेटियां सब गए दूसरे देशों में धर्म का प्रचार करने के लिए, संस्कृति का प्रचार करने के लिए, लेकिन कभी भी आक्रमण करने के लिए नहीं गया सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के बाद हमारे देश का जो दूसरा सबसे बड़ा ताकतवर राजा माना जाता है उसका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन भी कभी नहीं गया कभी किसी दूसरे देश पर आक्रमण करने के लिए। हर्षवर्धन के बाद हमारे देश का जो तीसरा सबसे बड़ा ताकतवर सम्राट माना जाता है जो था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वो भी कभी नहीं गया किसी देश पर आक्रमण करने के लिए। तो 1500 साल का लिखित इतिहास भारत का ये बताता है कि हमारी सेनाएं कभी भी किसी दूसरे देश पर आक्रमण करने के लिए नहीं गई। हमारे देश में से साधु संत दूसरे देशों में गए धर्म का प्रचार करने के लिए, संस्कृति का प्रचार करने के लिए, लेकिन हमारी सेनाएं कभी नहीं गई किसी दूसरे देश पर आक्रमण करने के लिए। हमारे देश के बड़े बड़े व्यापारी दूसरे देशों में गए व्यापार करने के लिए, लेकिन हमारे व्यापारियों ने कभी भी किसी दूसरे देश को गुलाम नहीं बनाया, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों ने हमारे देश में किया। तो इतिहास इस बात का गवाह है। और आज भी हमारी नीति वही है जो 1500 साल से है, जो 5000 साल से है, कि भारत कभी भी सामने से किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत अपनी सुरक्षा व्यवस्था के प्रति लापरवाह भी हो जाए। हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन 3rd सेंचुरी BC से लेकर 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर सिकंदर के आक्रमण से लेकर और ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने तक भारत के ऊपर 1000 से ज्यादा आक्रमण हुए हैं परदेशी। हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन दूसरे देशों से हमारे देश के ऊपर 1000 से ज्यादा आक्रमण हुए हैं। तो इन 1000 आक्रमणों से अपने देश की सुरक्षा को करने के लिए या अपनी अस्मिता बचाने के लिए, राजनीतिक व्यवस्था बचाने के लिए शायद हमने कभी कभी हिंसा की होगी, लेकिन वो अपनी आत्मरक्षा में की थी। हमने किसी दूसरे पर आक्रमण करके नहीं की थी। तो भारत हमेशा से शांतिप्रिय देश रहा है, इसलिए आज भी हमारी नीति वही है। जबकि अमेरिका इसके ठीक उल्टा काम करता रहा है। अमेरिका की हमेशा से नीति रही है दूसरे देशों पर आक्रमण करना, दूसरे देशों को गुलाम बनाना, दूसरे देशों की लूट करना, दूसरे देशों को बर्बाद करना, ज्यादा से ज्यादा हिंसा करना, ज्यादा से ज्यादा सारे दुनिया में अपनी बर्बादी फैलाना और अपने ज्यादा लूट करना। ये अमेरिका की पॉलिसी रही है हमेशा से। तो उस अमेरिकी सरकार में ये नैतिक हिम्मत कहां से आई जो भारत सरकार को कहती है कि हम शांतिपूर्वक परीक्षण भी ना करें और अमेरिका दुनिया के तमाम करोड़ों लोगों को मारने के लिए आणविक परीक्षण करता रहे और अणु बम बनाता रहे। आपको मालूम है 1945 के बाद अमेरिका ने 1043 अणु परीक्षण किए और अमेरिका ने ही अकेले नहीं किए। सोवियत संघ नाम का एक देश था जो अब खत्म हो गया है, अब रूस है। रूस की सरकार ने लगभग 700 से ज्यादा आणविक परीक्षण किए हैं, 700। चीन की सरकार ने 47 आणविक परीक्षण किए हैं। फ्रांस की सरकार ने सैकड़ों आणविक परीक्षण किए हैं। ब्रिटेन की सरकार ने खुद किए हैं।
तो ये सारे के सारे वो देश हैं जो कई बार आणविक परीक्षण कर चुके हैं और अपने भंडारों में उन्होंने अणु बम बना के रखे हुए हैं, और वही सारे देश हैं जो हमारे खिलाफ पाबंदी लगाने की घोषणाएं कर रहे हैं या पाबंदी लगाने के लिए दूसरे तमाम देशों को उकसा रहे हैं। हमारे यहां हिंदी में एक कहावत होती है, अगर आप उसको समझ सकें तो मैं जरूर कहूंगा। हमारे हिंदी में कहा जाता है, 100 चूहे खाए बिल्ली हज को चली। माने पहले 100 चूहे खाओ फिर हज की यात्रा करो, पवित्र हो जाओ। अमेरिका जैसी हालत ऐसी है अमेरिका की कि 1047 परीक्षण कर चुका है अमेरिका। दुनिया के करोड़ों लोगों को मौत की घाट उतारा है उन्होंने अपने परीक्षणों के दौरान, और वो अमेरिकी सरकार कह रही है कि भारत को ये नहीं करना चाहिए। हमने हमारी आत्मरक्षा में किया है। क्यों? क्योंकि हमारा बिल्कुल पड़ोसी देश है चीन, जो 47 परीक्षण कर चुका है, और चीन के साथ हमारा झगड़ा है बहुत लंबे समय से। हमारी 72,000 वर्ग मील जमीन चीन के कब्जे में है, और चीन के बाद हमारा दूसरा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, जिसके साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। जब से पाकिस्तान बना है तब से रिश्ते अच्छे नहीं, और पाकिस्तान 3 बार आक्रमण कर चुका है हमारे ऊपर। एक छोटा सा था, 2 बड़े थे। चीन भी एक बार आक्रमण कर चुका है हमारे देश के ऊपर। तो पाकिस्तान के आक्रमण के बाद स्थिति कुछ ऐसी है कि हमारा पूरा का पूरा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर उनके कब्जे में है। पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है, लेकिन वो पाकिस्तान के कब्जे में है, और 72,000 वर्ग मील जमीन हमारी चीन के कब्जे में है। जब चीन ने हमारे देश की इस 72,000 वर्ग मील जमीन को हड़प लिया था, तो हमारे देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते थे। तो हिंदी चीनी भाई भाई करते करते 72,000 वर्ग मील जमीन दे दिया चीन को। और एक दिन पार्लियामेंट में यह सवाल उठा कि ये 72,000 वर्ग मील जमीन आपने चीन को क्यों दे दिया? आप सब जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जब चीन का आक्रमण हुआ था, भारतीय सेनाएं इंतजार कर रही थी कि कब हमको आदेश मिले और कब हम जाएं अटैक का जवाब देने के लिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अटैक करने के बजाय उनको कहा था कि तुम पीछे चले आओ। और इतिहास इस बात को जानता है कि जब भारतीय सेनाएं हमारे नॉर्थ ईस्ट से चली आई थी, तो अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने, सिक्किम के लोगों ने अपनी अपनी लाठियों से चीनी सरकार का मुकाबला किया। ये अरुणाचल प्रदेश बचा है वहां के लोगों की दम पर, ना कि भारतीय सेनाओं की दम पर। अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने उनके पास जो भी हथियार थे इकट्ठे करके लाठियों से चीनी सेनाओं के सैनिकों का मुकाबला किया। भारतीय सेनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वापस बुला लिया, और उसी का नतीजा ये निकला कि 72,000 वर्ग मील जमीन हमारी चली गई चीन के कब्जे में। तो जब पार्लियामेंट में एक दिन सवाल आया कि ये 72,000 वर्ग मील जमीन जो देश की चली गई है चीन के कब्जे में, इसको वापस लेने की कोई योजना बनानी चाहिए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक दिन पार्लियामेंट में कहा कि वो 72,000 वर्ग मील जमीन बेकार की थी, उसमें कुछ भी नहीं उगता था, एक घास का तिनका भी उसमें नहीं उगता था, ऊसर जमीन थी, बंजर जमीन थी, बैरन लैंड थी, अगर चली गई तो क्या नुकसान हुआ? तो हमारे पार्लियामेंट में एक एमपी ने खड़े होकर पंडित नेहरू को कहा कि पंडित, तुम कह रहे हो कि उस जमीन पर घास का एक तिनका भी नहीं उगता था, इसलिए वो बेकार थी, तो तुम्हारे खोपड़ी पर भी एक भी बाल नहीं उगता है, इसको भी काट के चीन को दे दो। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इसका मतलब क्या है? हमारे देश की कुछ जमीन में अगर कुछ नहीं होता तो हम क्या परदेशी को दे देंगे उसको? ये कमजोरी की बातें हैं, ये उन नेताओं की बातें हैं जो स्पाइन लेस थे, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं थी। अगर रीढ़ की हड्डी होती तो हिंदुस्तान की जमीन का एक एक टुकड़ा, वो चाहे जितना हमारे लिए बेकार का हो, लेकिन जब राजनीतिक संप्रभुता का सवाल आता है तो वो बेशकीमती हो जाता है। अगर यही प्रश्न इजराइल के लोगों के सामने होता तो इजराइल नाम का राष्ट्र तो कभी दुनिया में बनता नहीं। अगर यही प्रश्न तिब्बत के लोगों के सामने होता तो तिब्बत के लोगों ने तो अपनी लड़ाई कब की बंद कर दी होती, क्योंकि तिब्बत की बहुत सारी जमीन ऐसी है जिस पर कुछ नहीं हो सकता। तो तिब्बत के लोगों ने अगर पंडित नेहरू वाली दिशा को अपनाया होता तो वो ये फैसला कर चुके होते हैं कि हमारी सारी जमीन ले लेने दो चीन को, तो तिब्बत के लोग तो लड़ाई नहीं लड़ रहे होते अपने राष्ट्र की कभी भी। और यही बात अगर फिलिस्तीन के लोगों ने कही होती
यासर अराफत जैसे लोगों ने जो फिलिस्तीन राष्ट्र बनाने के लिए लड़ रहे हैं, अगर वही बात वो कहने लगे कि हमारे पास तो कुछ भी ऐसी जमीन नहीं है जिसमें कुछ हो सके, सारी की सारी बैरन लैंड है, ज्यादा लैंड तो वहां पर ऊसर है, बंजर है या तो रेगिस्तान है, वो भी यही कहते थे कि हमारी जमीन तो बेकार है, हमको तो कुछ करना नहीं, तो ये तो राष्ट्र बनते नहीं है इस तरह के प्रश्नों से। इस तरह के प्रश्नों से राष्ट्र टूटते हैं, कमजोर होते हैं, पीछे जाते हैं, कभी आगे नहीं जाया करते। तो ये तो तकलीफ थी हमारे देश की उस स्पाइनलेस लीडरशिप की जिन्होंने इस तरह की बातें कहना शुरू किया, और वैसी ही स्पाइनलेस लीडरशिप आज भी दिखाई दे रही है जो कह रही है कि गलत समय पर परीक्षण किया। ये उन्हीं के वंशज हैं जो कहते थे कि 72,000 वर्मी जमीन में एक तिनका नहीं उगता घास का। उन्हीं के वंशज कह रहे हैं कि गलत समय पर परीक्षण हुआ है। तो इनको चिट्ठी लिखकर पूछिए कि सही समय कौन सा था परीक्षण करने का, तुमने क्यों नहीं कर लिया? 5 साल का शासन तो तुम्हारे हाथ में भी था, तुमको किसी ने रोका था क्या? तो यहां तो परेशानी एक दूसरे तरह की है कि कोई भी बड़े से बड़े राष्ट्रीय प्रश्न को पार्टी के मुद्दे में घसीट कर उसका सत्यानाश करना अगर सीखना हो तो ये कांग्रेसी वंशजों से सीखना चाहिए। इनको इतनी भी अकल नहीं है कि ये राष्ट्रीय प्रश्न है, ये कोई पार्टीगत प्रश्न नहीं है, ये निहित स्वार्थ के प्रश्न नहीं। और राष्ट्रीय प्रश्नों पर जो लोग राष्ट्र के साथ नहीं खड़े होते, समय आने पर इतिहास उनको अच्छा सबक सिखाता, और इनको भी सबक सीखने के अब दिन देखने ही पड़ेंगे। अगर इस देश की जनता ने ये समझ लिया है, 92% लोग कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा किया है, और उसमें से कुछ लोग सेक्शनली टाइप के कह रहे हैं कि नहीं गलत किया है या गलत समय पर परीक्षण किया है, तो इनको भी इतिहास आने वाले समय में वैसे ही सबक सिखाएगा जैसे दुनिया में ऐसे लोगों के साथ होता ही रहा है। इसलिए इस बात से डरने की कोई जरूरत नहीं है कि ये परीक्षण गलत समय पर हुआ है या इससे कोई बड़ा नुकसान हमारे ऊपर होने वाला, बल्कि इसके विपरीत एक तीसरी और आपसे बात कहना चाहता हूं कि हम चाहें तो इस परीक्षण के बाद अमेरिका और जापान जैसे देशों ने हमारे ऊपर जो आर्थिक पाबंदी लगाई है उसका जवाब पूरी चुनौती के साथ देने की हमारी जरूरत है आज, क्योंकि अमेरिका ने ये आर्थिक पाबंदी नहीं लगाई है, जापान ने ये आर्थिक पाबंदी नहीं लगाई है, हमारे राष्ट्र की अस्मिता को चुनौती दी, हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता के सामने उन्होंने चुनौती खड़ी की। तो हमारी राष्ट्रीय अस्मिता और राष्ट्रीय संप्रभुता के सामने उन्होंने चुनौती खड़ी की। और मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय संप्रभुता एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कहीं कोई समझौता नहीं हो सकता किसी भी तरह का। ये बिना समझौते वाला मुद्दा है, हमेशा अनकम्प्रोमाइज, जिस पर कोई भी समझौता हो नहीं सकता। और राष्ट्रीय अस्मिता भी ऐसा ही एक मुद्दा है जिस पर कभी किसी के साथ कोई समझौता हो नहीं सकता। तो हम कोई समझौता किसी के साथ कर नहीं सकते और करना भी नहीं चाहिए। कोई भी देश जो स्वाभिमानी देश है वो अपनी अस्मिता के साथ, अपनी संप्रभुता के साथ किसी दूसरे देश को खिलवाड़ करने का मौका नहीं दे सकता, किसी भी दूसरे देश को चुनौती देने का मौका नहीं दे सकता। और जापान जैसे देशों ने हमारे ऊपर जो आर्थिक पाबंदी लगाई है उसका भरपूर जवाब देने की जरूरत है। और ये भरपूर जवाब हम कैसे दे सकते हैं? ये जवाब देने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ऊपर का है कि सरकार के स्तर पर जवाब दिया जाए। तो अमेरिका अगर हमारे ऊपर आर्थिक पाबंदी लगा सकता है तो भारत सरकार भी अमेरिका पर आर्थिक पाबंदी लगा सकती है। तो आप पूछेंगे वो कैसे संभव है? उसका रास्ता बिल्कुल सीधा है कि अमेरिका से आने वाले सामान को भारत में बिकने से रोक दिया जाए। अमेरिका हमारे ऊपर आर्थिक पाबंदी लगा रहा है तो हम अमेरिका पर आर्थिक पाबंदी लगा सकते हैं। और उसका एक दूसरा तरीका और है कि अमेरिका से आने वाले सामानों पर चुन चुनकर टैक्स इतना बढ़ा दिया जाए कि भारत के बाजार में उनका बिकना मुश्किल हो जाए। एक और तीसरा तरीका है, अमेरिका से भारत में आने वाले सामानों पर एंटी डंपिंग टैक्स लगाया जाए और उनको एंटी डंपिंग टैक्स लगाकर ऐसा किनारे कर दिया जाए कि वो भारत में बिकने मुश्किल हो जाए। ये सब संभव है। एक तरीका और है कि अमेरिका से आने वाले सामानों पर हम नॉन टैरिफ बैरियर भी लगा सकते हैं। 2 तरह के बंदी लगाई जाती है बाहर से आने वाले सामानों पर। एक तो टैरिफ बैरियर होता है, दूसरा नॉन टैरिफ बैरियर होता है। एक तो टैक्स बढ़ाकर हम उसको रोक सकते हैं, दूसरा उनकी मात्रा
निश्चित करके हम उनको रोक सकते हैं, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन हम लगा सकते हैं उनके ऊपर, और ये सारे तरीके खुले हुए हैं। और मैं तो भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार के पास अब एक ही रास्ता है कि वो अमेरिका के खिलाफ आर्थिक पाबंदी लगाने की घोषणा करे। और अमेरिका के खिलाफ आर्थिक पाबंदी लगाने का काम भारत सरकार कैसे कर सकती है? सबसे अच्छा तरीका है कि अमेरिकी सामानों पर टैक्स बढ़ा दिया जाए, टैरिफ बैरियर लगा दिए जाए। दूसरा तरीका है अमेरिकी सामानों को क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस के तहत ले आया जाए। तीसरा तरीका है कि अमेरिकी सामानों पर भारत में एंटी डंपिंग ड्यूटी इतनी ज्यादा लगा दी जाए। चौथा तरीका है भारत में आने वाले अमेरिकी सामानों को जो छूट मिली है सरकारों की तरफ से पिछले 7-8 वर्षों में, ये छूट वापस ले ली जाए। ये सबसे अच्छा जवाब है अमेरिका को आर्थिक पाबंदी लगाने का। और फिर एक एक करके उन अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ आर्थिक पाबंदी लगा दी जाए जिनकी हमको कोई जरूरत नहीं, और जो भारत में आके बेकार का धंधा कर रही हैं जिसकी हमको कोई जरूरत नहीं। उदाहरण के लिए पेप्सी कोला, क्या जरूरत है हमको पेप्सी कोला की? हमको क्या जरूरत है कोका कोला की? हमको क्या जरूरत है कोलगेट पामोलिव की? हमको क्या जरूरत है अमेरिकी कंपनी आईटीसी की? हमको क्या जरूरत है अमेरिकी कंपनी फाइजर की? हमको क्या जरूरत है अमेरिकी कंपनी मैकडोनाल्ड की? हमको क्या जरूरत है अमेरिकी कंपनी अमेरिकन लेबोरेटरीज की? हमको क्या जरूरत है अमेरिकी बैंक सिटी बैंक की? ये सब वो हैं जिनके ऊपर अगर हम पाबंदियां लगाना शुरू करें तो जो नुकसान अमेरिका हमारा नहीं कर सकेगा उससे 1000 गुना ज्यादा नुकसान हम अमेरिका का कर देंगे। तो एक तरीका तो होगा कि सरकार के स्तर पर ये सारी पाबंदियां लगाई जाएं, और एक तरह का जो आर्थिक युद्ध अमेरिका ने हमारे खिलाफ घोषित किया है उस आर्थिक युद्ध का पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ जवाब दिया जाए। एक दूसरा स्तर और है, आजकल हर व्यक्ति हमसे एक ही प्रश्न पूछता है कि राजीव भाई बोलिए मैं क्या करूं अपने देश के लिए। जब भी ऐसा समय आता है राष्ट्राभिमान खड़ा हो जाता है, स्वाभिमान आदमी में ज्यादा आ जाता है। तो जहां भी मैं जाता हूं, गांव में, गली में, खेड़े में, हर जगह एक ही सवाल कि राजीव भाई इस समय बताइए हम क्या करें। तो जो मैं सभी लोगों से कहता हूं वो आपसे भी मैं कहने आया हूं कि इस समय अपने राष्ट्र के अभिमान को बचाने की खातिर, अपनी राष्ट्रीय अस्मिता को बचाने की खातिर हम भी चाहें तो सब के सब मिलकर अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ पाबंदी लगा सकते हैं। तो आप पूछेंगे वो कैसे? बहुत आसान तरीका है कि हम सब भारत के लोग अगर एक ही प्रतिज्ञा कर लें कि अमेरिका को हम सबक सिखाएंगे, क्योंकि अमेरिका ने हमारी गैरत को ललकारा है, हमारे अस्मिता को चुनौती दी है, तो हम सब अपने अपने जीवन से अमेरिकी कंपनियों का बहिष्कार करेंगे, इनका सामान खरीदना बंद करेंगे। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति क्या कर सकता है, इस देश का हर व्यक्ति क्या कर सकता है, उसका ये सबसे अच्छा तरीका है कि हम सब अपने अपने जीवन से अमेरिकी कंपनियों का, जापानी कंपनियों का सामान खरीदना बंद करें। तो अगर इन सारी की सारी अमेरिकी कंपनियों का, जापानीज कंपनियों का सामान ही हम नहीं खरीदेंगे तो जनता की तरफ से यह सबसे बड़ा जवाब होगा जो जनता अमेरिकी कंपनियों को दे सकती है। तो सरकार जवाब देगी सरकारी स्तर पर, जनता जवाब देगी असरकारी स्तर पर। समझ रहे हैं? असरकारी ज्यादा होता है, ज्यादा असर होता है उसका। जनता जो जवाब देगी उसका जो असर होगा वो सरकार के द्वारा जवाब देने से ज्यादा असरकारी होगा। तो हम सब चाहें तो ताकतवर तरीके से अमेरिकी चुनौती का सामना करेंगे और अमेरिका को उसकी चुनौती का जवाब देंगे। तो आप पूछेंगे उसके लिए क्या करना होगा? सीधा सा एक सूत्र अपने जीवन में लागू करना होगा कि आज के बाद, कल से हमारे जीवन में किसी भी अमेरिकी कंपनी का सामान नहीं आएगा, किसी भी जापानीज कंपनी का सामान नहीं आएगा। तो वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनका सामान आपके जीवन में नहीं आना चाहिए कल से? सबसे बदमाश, बेईमान और खतरनाक अमेरिकी कंपनी है पेप्सी कोला। तो पेप्सी पीना बंद कर दीजिए, कोका कोला पीना बंद कर दीजिए। हम कोका कोला नहीं पिएंगे, हम पेप्सी कोला नहीं पिएंगे। अमेरिका को हमारी पाबंदी का जवाब हम देंगे। तो पेप्सी नहीं पिएंगे, कोका कोला नहीं पिएंगे, तो आपके मन में आएगा राजीव भाई थम्स अप पी लें क्या? थम्स अप भी नहीं पिएंगे, क्योंकि पहले यह थम्स अप हमारा था, स्वदेशी था।
अब ये अमरीकी हो गया। पहले पार्ले प्रोडक्ट हमारे देश का था, स्वदेशी था, अब ये पार्ले प्रोडक्ट अमरीकी कंपनी कोका कोला ने खरीद लिया। तो हम पेप्सी नहीं पिएंगे, कोका कोला नहीं पिएंगे, थम्स अप नहीं पिएंगे, लिम्का नहीं पिएंगे, सिट्रा नहीं पिएंगे, ये सब पीना बंद करेंगे, क्योंकि ये सब का सब अमरीकी कंपनियों का सामान है। और इसलिए नहीं पिएंगे कि इसके पीने के बाद जो मुनाफा है वो अमरीका जाता है, और अमरीका आज हमारा दुश्मन है, दोस्त नहीं। तो हमारा एक एक पैसे का मुनाफा हमारे दुश्मन के हाथ में जाना नहीं चाहिए। और आप जानते हैं, जब भी दुश्मन के साथ लड़ाई होती है, जब भी किसी दुश्मन की सेनाओं का सामना किया जाता है, तो मिलिट्री का एक सिद्धांत होता है। जब कोई दूसरा देश अटैक करता है किसी देश पर, तो एक रक्षा का सिद्धांत होता है, मिलिट्री का सिद्धांत होता है। वो सिद्धांत ये होता है कि दुश्मन के ऊपर अटैक करने के साथ साथ दुश्मन की सेनाओं की जो सप्लाई लाइन होती है वो काटी जाती है। अगर किसी दूसरे देश की सेनाओं को पराजित करना है और उनको मुंह की मात देनी है, उनको हराना है, तो उस दुश्मन देश की सेनाओं की सप्लाई लाइन काटनी चाहिए। उनको जो रसद मिल रही है, उनको जो सामग्री मिल रही है, वो सामग्री मिलना बंद करा दीजिए। तो अमेरिका को सप्लाई लाइन बनी हुई है हमारे देश से, थ्रू पेप्सी कोला, थ्रू कोका कोला, थ्रू थम्स अप। मानिए जितनी अमेरिकी कंपनियां हैं, इनके माध्यम से हमारे देश की सप्लाई लाइन अमेरिका जाती है। माने हमारे देश का हजारों करोड़ रुपया अमेरिका जाता है। ये पेप्सी कोला, कोका कोला जैसी कंपनियां एक साल में हमारे देश में 2000 करोड़ रुपए का धंधा करती है। तो ये 2000 करोड़ रुपया हम दुश्मन की कंपनियों के हाथ में क्यों दें, जब दुश्मन हमारे खिलाफ आर्थिक पाबंदी लगाया हुआ है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है और सबसे ताकतवर तरीका है कि सारा देश पेप्सी कोला पीना बंद करे, कोका कोला पीना बंद करे, थम्स अप पीना बंद करे, लिम्का सिट्रा पीना बंद करे, और हम सब ये पीना बंद करें। इसके साथ साथ हमारे देश में जो व्यापारी भाई हैं, जो पेप्सी बेच रहे हैं, कोका कोला बेच रहे हैं, थम्स अप बेच रहे हैं, लिम्का बेच रहे हैं, वो राष्ट्र की खातिर, राष्ट्र के सम्मान की खातिर इन सबको बेचना बंद करें। मैं इस देश के सारे व्यापारी भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि एक तरफ राष्ट्र की जनता अगर पेप्सी कोका कोला का बहिष्कार कर रही है, तो हमारे देश के व्यापारी भाइयों को भी ये बेचना बंद करना चाहिए, उनको भी इसका बहिष्कार करना चाहिए। तो फिर आप पूछेंगे वो क्या बेचें? गन्ने का रस बेचें, सबसे अच्छा। नारियल का पानी बेचें, उससे भी अच्छा। संतरे का रस बेचें, मौसमी का रस बेचें, दही की लस्सी बेचें, दही की छाछ बेचें, कोकम बेचें, रूअफ़ज़ा का शरबत बिकता है, नींबू का शरबत बिकता है, और कुछ नहीं है तो ठंडा पानी पिलाएं। गर्मी के दिनों में बहुत पाप नहीं पुण्य का काम है, तो ठंडा पानी पिलाएं सबको, शीतल जल पिलाएं, कहीं कुछ नहीं मिलता है तो इससे अच्छा और कोई दूसरा तरीका नहीं। तो हम खरीदेंगे नहीं और वो बेचेंगे नहीं। ये दो संधियां अगर इस देश के लोगों में हो जाएं, तो अमेरिका को उनकी चुनौती का बहुत ताकतवर तरीके से जवाब दिया जा सकता। और मुझे खुशी है कि ये काम शुरू हो गया है। पूना में, दक्षिणी पुणे का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है पेप्सी कोला का, उस दिन मंच पर आकर 3 दिन पहले उसने सामने से पूना के लोगों के सामने कसम खाई कि मैं आज के बाद इस पेप्सी कोला की डिस्ट्रीब्यूटरशिप छोड़ दूंगा। उसने पेप्सी कोला बेचना बंद कर दिया। उसी पुणे शहर में एक दुकानदार, आप देखिए कैसे कैसे स्वामी भक्त, देशभक्त लोग इस देश में। एक दुकानदार है जिसने आके मंच पर घोषणा की कि उसकी दुकान ही चलती है, परदेशी माल बेचता है, उसकी पूरी दुकान में परदेशी सामान बिकता है। और उस दुकानदार के शब्दों के अनुसार उसने कहा कि मेरी एक दिन की बिक्री कम से कम 4 लाख रुपए की है, लेकिन मैं आज कसम खाता हूं आपके सामने कि मैं इस दुकान को ताला डाल दूंगा। और मैं गया दूसरे दिन देखने, उसने दुकान पर ताला ही डाला है। तो ऐसे लोग भी इस देश में निकल रहे हैं। मैं पंढरपुर गया था, अभी पंढरपुर में मेरा जाहिर व्याख्यान था। तो पंढरपुर के मेरे जाहिर व्याख्यान में पंढरपुर का एक व्यापारी भाई आया मंच पर, जो दवाएं बेचने वाला वहां का सबसे बड़ा व्यापारी है, सबसे बड़ा केमिस्ट और ड्रगिस्ट है। उसने मंच पर आकर घोषणा की कि राजीव भाई, मैं कसम खाता हूं आज से कि मैं अमेरिकी कंपनियों की दवाएं नहीं बेचूंगा अपनी दुकान से। तो फाइजर की दवाएं नहीं बेचेगा वो,
अमेरिकन लेबोरेटरीज की दवाएं नहीं बेचेगा, एली लिली की दवाएं नहीं बेचेगा। ये जितनी अमेरिकी कंपनियों की दवाएं हमारे देश में बिकती हैं, वो व्यापारी भाई ने कहा कि मैं नहीं बेचूंगा। तो उस दिन मैंने पंढरपुर के डॉक्टर भाइयों से अपील की थी कि अगर ये व्यापारी भाई तैयार है अमेरिकी कंपनियों की दवाएं नहीं बेचेगा, तो हमारे डॉक्टर भाइयों को भी ये संकल्प लेना चाहिए कि वो अमेरिकी कंपनियों की दवाएं लिखेंगे नहीं किसी भी मरीज को। तो हमारे डॉक्टर अगर अमेरिकी कंपनियों की दवाएं लिखेंगे नहीं तो व्यापारी बेचेंगे नहीं। तो ये बराबर समझौता बैठता है और ये संधि बैठती है और हम अमेरिकी चुनौती का जवाब देने में सक्षम हैं। तो इसलिए मैंने आपसे अपील की कि आपके मोहल्ले में, आपकी गली में जो पेप्सी कोला की बिक्री करने वाले हैं, कोका कोला की बिक्री करने वाले हैं, उनका धंधा करने वाले व्यापारी हैं, उनके पास आप जाइए, उनसे निवेदन करिए और उनकी राष्ट्रभक्ति को थोड़ा सा हिट करिए और कहिए कि आज राष्ट्र के सामने ये जो संकट खड़ा हुआ है, उसमें हम चाहते हैं कि आप राष्ट्र के साथ खड़े हो, ना कि पेप्सी कोला के साथ, ना कि कोका कोला के साथ। तो ऐसे लोग मिलेंगे आपको। और ये लहर अगर पूरे देश में चल गई तो हमारे देश में वो हो जाएगा जो करने का सपना कभी इस देश में लोकमान्य तिलक देखते थे या महात्मा गांधी देखते थे। वो चाहते थे कि सारा का सारा देश संपूर्ण स्वदेशी बने। वो बनने में थोड़ी रुकावट आ गई थी। अब इस रुकावट को दूर करने का एक बहुत अच्छा मौका हमको मिला है, इसलिए ये सारा का सारा अभियान पूरे देश में चलाने की आज जरूरत है। तो आप नहीं पिएंगे पेप्सी, कोका, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा, और व्यापारी भाई उसको बेचेंगे नहीं। ये दो काम करने हैं हमको, और इसलिए नहीं पीना है पेप्सी कोला और इसलिए नहीं बेचना है पेप्सी कोला क्योंकि ये पीने लायक नहीं है और बेचने लायक नहीं है। पेप्सी कोला में ऐसी कोई भी चीज नहीं है, कोका कोला में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो पीने लायक है। क्या है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड नाम की जहरीली गैस है, सोडियम ग्लूटामेट नाम का जहर है, पोटेशियम सॉर्बेट नाम का जहर है, लेड एसीटेट नाम का जहर है, ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल नाम का जहर है, और चारों के चारों जहर जिस बोतल में मिले हों वो लहर पेप्सी नहीं है, जहर पेप्सी। इसलिए मत पीजिए क्योंकि ये पीने लायक नहीं। और ये जितने जहर के नाम मैंने आपको लिए, सोडियम ग्लूटामेट, पोटेशियम सॉर्बेट, लेड एसीटेट, ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल या कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब के सब जहर कैंसर करते हैं और आपकी दोनों की दोनों किडनियां फेल कर सकते हैं। आपके शरीर में 2 किडनी हैं और अगर वो दोनों खराब हो गई तो आपका जीवन बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। यूरोप और अमेरिका में बहुत पेप्सी पीते हैं लोग, बहुत कोका कोला पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक बहुत पीते हैं, इसलिए वहां किडनी भी सबसे ज्यादा फेल होती है। और अमेरिका में जब किडनी फेल हो जाती है किसी की तो कोई किसी को दान नहीं करता, क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी में दान करने की परंपरा नहीं है। वो स्वार्थी समाज है पूरा का पूरा, उनके लिए सिर्फ डॉलर भगवान है। बाप बेटे को दान नहीं करता, बेटा बाप को दान नहीं करता, इतना स्वार्थी समाज है अमेरिकी समाज। माँ बेटे एक दूसरे को मरते हुए देख सकते हैं लेकिन अपने शरीर का खून भी दान नहीं करेंगे, इतना स्वार्थी समाज है। तो वहां क्या होता है कि जब किडनी फेल हो जाती है पी के सॉफ्ट ड्रिंक, तो फिर वहां अखबारों में जाहिरात आते हैं और वो जाहिरात ये कहते हैं कि कोई भाई किडनी दान करे तो 5 लाख दे देंगे, 8 लाख दे देंगे, 10 लाख दे देंगे। तो हमारे देश में कुछ ऐसे नालायक डॉक्टर पैदा हुए हैं जो यहाँ के मजदूरों के, गरीब आदमियों की किडनी निकाल निकाल के अमेरिका ले जाकर बेचते थे। मेरे उत्तर प्रदेश में अभी एक भंडाफोड़ हुआ है, 3 नर्सिंग होम थे। गाजियाबाद नाम का एक शहर है मेरे उत्तर प्रदेश में, दिल्ली के बॉर्डर पर। तो गाजियाबाद में ऐसे 3 नर्सिंग होम अभी बंद हुए हैं, कराए गए हैं, जहां पर रोज गरीब मजदूरों को लाकर, गरीब किसानों को लाकर उनके 1-1 हजार रुपए देकर उनकी किडनी निकालते थे और अमेरिका में ले जाकर उसको 4 लाख में, 5 लाख में बेचते थे। तो वहां किडनी फेल होती है क्योंकि वो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं और इसलिए फिर किडनी की जरूरत होती है। और हमारे देश में एक ऐसा दुष्चक्र पैदा होता है कि फिर यहाँ की किडनी अमेरिका जाने लगती है। तो मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि किडनी क्यों बर्बाद करना चाहते हैं आप पेप्सी और कोका कोला पी के? और आपकी अगर दोनों किडनी बर्बाद हो गई तो शरीर को क्या कष्ट होगा, अगर ये आपको महसूस करना है तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को देख लीजिए। उनकी दोनों किडनी फेल हो गई और आजकल लंदन में है, डायलिसिस पर है। रोज 8 घंटे उनको डायलिसिस पर रहना पड़ता है और 8 घंटे डायलिसिस पर रहते हुए आप किसी आदमी को देख लेंगे तो आपकी आत्मा कांप जाएगी, इतनी तकलीफ होती है।
तो इसलिए क्यों बर्बाद करना चाहते हैं ये पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप पीकर अपनी पीढ़ियों को? तो पहला कारण कि हम नहीं पिएंगे पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप क्योंकि ये अमरीकी माल है। दूसरा कारण कि ये पीने लायक नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो पीने लायक। और तीसरा इसलिए भी नहीं पिएंगे कि ये पेप्सी कोला, कोका कोला बनता है 70 पैसे में और बिकता है 10 रुपए में। हजारों % का मुनाफा है पेप्सी कोला, कोका कोला बेचने। तो 70 पैसे में जो बोतल बनती है अगर वो 10 रुपए में बिक रही है तो आप प्रॉफिट परसेंटेज अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा हजारों % का मुनाफा है इसमें उनको। इसलिए नहीं पीजिए उसको। और इसलिए भी मत पीजिए कि 10 रुपए में पेप्सी या कोका कोला की बोतल आती है, उसमें 300 मिलीलीटर पानी है, पानी ही है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ, कार्बोनेटेड वाटर है और कुछ नहीं है। तो 300 मिलीलीटर पानी 10 रुपए का, तो 1000 मिलीलीटर पानी बैठता है लगभग 33 रुपए का। तो 33 रुपए का 1 लीटर पेप्सी कोला बिकता है और 10 रुपए का 1 लीटर गाय का दूध मिलता है। काहे को पी रहे हैं पेप्सी कोला, कोका कोला? 10 रुपए लीटर का गाय का दूध पीजिए। 2000 करोड़ रुपए का पूरे साल में हम पेप्सी, कोका कोला पीते हैं। अगर वो 2000 करोड़ रुपए का गाय का दूध पिए तो हिंदुस्तान की कम से कम 10-20 लाख गायों को हम जीवन दे सकते हैं। इतना बड़ा काम हम कर सकते हैं उतने ही पैसे में जितने पैसे में हम पेप्सी कोला पी रहे हैं, कोका कोला पी रहे हैं। क्योंकि अगर 2000 करोड़ का गाय का दूध पीना शुरू किया आपने जितने पैसे में आप पेप्सी कोला, कोका कोला पीते हैं, तो कम से कम 10-20 लाख गाय कतल कारखाने जाने से बच जाएगी। और वो हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो गोबर पैदा करेगी और हिंदुस्तान के लोगों को दवाएं देने के लिए जो मूत्र पैदा करेगी, वो भी इसी देश के काम आएगा। तो पेप्सी बंद करिए, कोका कोला बंद करिए, थम्स अप, लिम्का बंद करिए, गाय का दूध पीना शुरू करिए। इस देश में एक नए तरह की आर्थिक व्यवस्था बनाने में हम सब अपना योगदान दे सकते हैं। इसलिए मत पीजिए ये पेप्सी, कोका कोला। और इसलिए भी मत पीजिए कि पेट्रोल बिकता है हमारे देश में 25 रुपया लीटर और पेप्सी कोला बिकता है 33 रुपया लीटर। पेट्रोल से महंगा है पेप्सी कोला। काहे को सत्यानाश कर रहे हैं अपने देश की अर्थव्यवस्था का। और इसलिए भी मत पीजिए पेप्सी कोला, कोका कोला, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा कि हमारे देश के 2 लाख गांवों में पीने का पानी नहीं मिलता। आजादी के 50 साल पूरे हो गए। आजादी के 50 साल के बाद ये देश की शोकांतिका है कि हमारे देश के 2 लाख गांवों में पीने का पानी नहीं। करोड़ों लोग हमारे देश में पीने के पानी से प्यासे हैं। तो जैसी परिस्थिति हमारे देश में है कि करोड़ों लोग पीने के पानी से प्यासे हैं, वैसी परिस्थिति में अगर हम पेप्सी कोला पी रहे हैं, कोका कोला पी रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि आप राष्ट्रीय अपराध कर रहे हैं। इसलिए ये मत करिए। और कभी कभी जब आपके मन में लालच पैदा हो, अभी आज तो मैं कह के जा रहा हूं, 10-15 दिन के बाद कोई आपसे कहेगा लो भाई पी लो, राजीव भाई थोड़ी देख रहे हैं अभी, वो तो गए कह के। तो उस समय आपके मन में लालच आएगा, पीऊं कि ना पीऊं, ले लूं कि ना ले लूं। और जब इस तरह का लालच आपके मन में पैदा हो, जब धर्म संकट में आप फंस जाएं तो क्या करें? वैसी स्थिति के लिए मैं आपको एक सूत्र देकर जा रहा हूं, उसका स्मरण करें अपने जीवन में। जब आपको कोई पेप्सी कोला, कोका कोला ऑफर करे और आपके मन में लालच पैदा हो जाए कि लाओ थोड़ी देर के लिए पी लें क्योंकि अभी कोई देखने वाला नहीं है, तो अपने दिल से 2 ही प्रश्न पूछिए। सबसे पहले 1 मिनट रुकिए और पहला प्रश्न पूछिए अपने मन से कि जिस अमेरिका ने मेरे देश पर आर्थिक पाबंदी लगाई है, उस अमेरिकी कंपनी का पानी मैं पी लूं और अपने देश के साथ गद्दारी करूं, तो आप में कहीं भी थोड़ी सी राष्ट्रभक्ति जिंदा होगी तो वो बोतल आपके गले के नीचे उतर नहीं पाएगी। दूसरा प्रश्न अपने मन से पूछिए, सिर्फ 1 मिनट, कि मेरे देश के करोड़ों लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता। इस देश में पीने का पानी न मिलने के कारण प्यासे मर जाते हैं कुछ लोग। मैं अभी यवतमाल गया था व्याख्यान देने। जिस दिन मेरा यवतमाल में जाहिर व्याख्यान था, उस दिन मैंने यवतमाल के अखबार में पढ़ी एक खबर कि यवतमाल में एक 25-26 साल का नौजवान पानी न मिलने के कारण तड़प तड़प कर प्यासा मर गया। यवतमाल में यह खबर मैंने पढ़ी थी, लोकमत समाचार नाम का एक अखबार निकलता, उसका मराठी एडिशन निकलता लोकमत, उसमें मैंने पढ़ी। तो मैंने उस समाचार को लिखने वाले संवाददाता से बात की और मैंने उससे पूछा कि भाई
आपको उस नौजवान के बारे में खबर मिली, आपने अखबार में छापा, लेकिन ऐसे तो कितने लोग मर जाते होंगे जो कहीं दूर गांव में रहते हैं, जंगलों में आदिवासी वनवासी रहते हैं, जिनको पीने का पानी नहीं मिल पाता होगा। तो संवाददाता ने कहा कि राजीव भाई आपकी बात बिल्कुल बराबर है, हम तो सब गांवों में जाकर खबर ले नहीं पाते क्योंकि हर गांव में तो हमारा कोई नेटवर्क नहीं है, और दूर दराज जंगलों में कोई आदिवासी वनवासी रहते हैं जो भयंकर गरीबी में जिंदा रहते हैं, उनमें से कितने लोग मर जाते होंगे, हमको खुद खबर नहीं मिल पाती कभी। ये तो हमको पता चला क्योंकि शहर में घटना हुई थी, इसलिए हमने इसको अखबार में छाप दिया। तो ऐसे तो कितने लोग हैं जिनको पीने का पानी नहीं मिलता इस देश में। वैसी परिस्थिति में अगर आपके मन में लालच आ रहा है पेप्सी पीने का, कोका कोला पीने का, तो अपने मन के लालच पर काबू पाने के लिए एक ही मिनट का प्रश्न पूछिए कि मेरे देश के करोड़ों लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता, मैं इस परदेशी कंपनी का पानी पीऊं क्या? तो बोतल आपके हाथ से छूटकर गिर जाएगी और आपके मन से जवाब आएगा कि मत पियो, पीना ही है तो नारियल का पानी, नींबू का शरबत, गन्ने का रस, संतरे का रस, मौसम्बी का रस, दही की छाछ, दही की लस्सी, ये सब हम पिएंगे, लेकिन पेप्सी नहीं पिएंगे, कोका कोला नहीं पिएंगे, थम्स अप नहीं पिएंगे, और हम नहीं पिएंगे अपने किसी मेहमान को भी पीने के लिए नहीं देंगे। ये दोनों बातें एक साथ चलेंगी। और इससे भी एक कदम आगे तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जिस भी सामाजिक कार्यक्रम में जाएंगे, सोशल फंक्शन में जाएंगे, वो शादी हो, ब्याह हो, बारात हो, किसी की जन्मदिन का कार्यक्रम हो, और अगर वहां कोई पेप्सी बांट रहा है, कोका कोला बांट रहा है, थम्स अप बांट रहा है, तो ऐसे सभी सामाजिक कार्यक्रमों का आप बहिष्कार करिए और उनको ये कहिए कि आज हमारे देश पर इतना बड़ा आर्थिक संकट अमेरिका की तरफ से लादा गया है, वैसी परिस्थिति में आपको ये पेप्सी कोला बांटते हुए शर्म नहीं आती, कोका कोला बांटते हुए शर्म नहीं आती? तो हमारे देश के जो शर्महीन लोग हैं, जो संवेदनहीन लोग हैं, उनकी संवेदना थोड़ी सी झकझोरिए और उनमें थोड़ी सी संवेदना लाने का काम करिए। तो मेरा आपसे पहला निवेदन है कि आपके घर में ये आएगा नहीं पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा, व्यापारी भाई उसको बेचेंगे नहीं, और हम किसी भी ऐसे सामाजिक कार्यक्रम में जाएंगे जहां पेप्सी, कोका कोला बटेगा तो हम उन कार्यक्रमों का बहिष्कार करेंगे और अपने किसी मेहमान को भी पीने के लिए ऑफर नहीं करेंगे। ऐसे ही मेरा आपसे दूसरा निवेदन है कि आपके घर में एक और अमेरिकी कंपनी का माल सबसे ज्यादा आता है, उसका नाम है कोलगेट पामोलिव। इसका टूथपेस्ट आपके घर में आता है, साबुन आपके घर में आता है, शेविंग क्रीम आपके घर में आती है इस कंपनी। और ये कोलगेट पामोलिव वो अमेरिकन कंपनी है जो हमारे देश में धंधा करने के लिए आई थी मात्र 50,000 रुपया लेकर, और आज इस कंपनी का एक साल का मुनाफा लगभग 70 करोड़ रुपए का है। तो मेरा आपसे दूसरा निवेदन है कि आपके घर में कोलगेट पामोलिव का कोई भी सामान आएगा नहीं। तो आप पूछेंगे क्या राजीव भाई क्लोजअप खरीद लें, फिर सिबाका ले लें, फॉरहंस ले लें, पेप्सोडेंट ले लें? ये भी मत लीजिए, क्योंकि कोलगेट अमेरिकी कंपनी का है तो क्लोजअप भी विदेशी कंपनी का है, सिबाका भी विदेशी कंपनी का है, फॉरहंस भी विदेशी कंपनी का है। ये सब के सब परदेशी कंपनियों के टूथपेस्ट है, तो किसी को लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये टूथपेस्ट करने लायक नहीं है, किसी में भी कोई क्वालिटी नहीं है। कोलगेट बनाने वाली कंपनी कभी नहीं बताती कि वो कोलगेट कैसे बनाती। मैं आपको अभी एक जानकारी देना चाहता हूं। मैं अभी दमन गया था, गुजरात में दमन नाम का एक छोटा सा गांव है। दमन गांव में एक भारतीय नौजवान है जो कोलगेट कंपनी को टूथपेस्ट बना के देता है, पेप्सोडेंट कंपनी बना के देता है। और ये कंपनियां क्या करती हैं आपको मालूम? हमारे देश के लोगों से सामान उत्पादन करवाती हैं, अपना सिर्फ ठप्पा लगाती हैं, पैकेट में बंद करती हैं और मार्केट में बेचती हैं। इनका सिर्फ नाम बिकता है, इनका कोई उत्पादन तंत्र नहीं है। ज्यादातर परदेशी कंपनियां हमारे देश में 70% उत्पादन सब कॉन्ट्रैक्टिंग में कराती हैं, हमारे ही देश के लोगों से कराती हैं। तो जो आदमी कोलगेट के लिए उत्पादन करता है और पेप्सोडेंट के लिए उत्पादन करता है, उस भाई से मैंने पूछा कि तुम जरा ये बताओ मुझको, बगल पे मेरे बैठ गया मंच पर आकर, मुझे मालूम नहीं था, दमन में मेरा जाहिर व्याख्यान था, अब वो बगल में आके बैठ गया। किसी ने कान में आके कहा राजीव भाई आपके बगल में जो बैठा यही आदमी कोलगेट और पेप्सोडेंट का सबसे बड़ा सप्लायर। तो मैंने कहा भाई सही बात है। तो कहने लगा हाँ बात तो सही है। तो मैंने कहा फिर यहां क्यों बैठे हो मेरे पास आके, और अगर यहां बैठना है तो इसकी कीमत देनी पड़ेगी। कहने लगा क्या कीमत आपको चाहिए? उसको लगा कि कुछ पैसा मांगेंगे राजीव भाई। मैंने कहा कीमत ये देनी पड़ेगी कि ये धंधा बंद करना पड़ेगा।
कहने लगा वो कैसे? मैंने कहा बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर तुम कॉलगेट के लिए उत्पादन कर सकते हो, पेप्सोडेंट के लिए उत्पादन कर सकते हो, तो तुम तुम्हारे नाम से क्यों नहीं उत्पादन करके बेच सकते बाजार में? क्या मुश्किल है इसमें? कहने लगा राजीव भाई ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो मैंने कहा आप सोच लो, इसमें क्या मुश्किल? फिर मैंने उससे पूछा बाद में, उसने कहा हाँ आपकी बात में मैं गंभीरता से विचार करूंगा। मैंने कहा विचार करना, जल्दी से मुझे बताना, लेकिन तब तक इतना तो बता दो कि तुम और तुम्हारे परिवार के लोग किससे दांत साफ करते हो? तुम कभी पेप्सोडेंट लगाते हो या कॉलगेट लगाते हो? उसने कहा कभी नहीं लगाता। जो खुद बनाता है वो कह रहा है मैं खुद कभी नहीं लगाता। मैंने कहा क्यों नहीं लगाते? तो कहने लगा मुझे मालूम है कि मैं उसमें क्या क्या मिलाता हूं, इसलिए मैं कभी नहीं लगाता। तो मैंने उससे पूछा क्या क्या मिलाते हो? तो उसने कहा कि हम लोग डाई कैल्शियम फॉस्फेट इस्तेमाल करते हैं, और वो डाई कैल्शियम फॉस्फेट आता है मरे हुए जानवरों के हड्डियों के चूरे। तो मरे हुए जानवरों के हड्डियों के चूरे से जो पेस्ट बनता है वो हम रोज सवेरे ही सवेरे अपने अपने मुंह से रगड़ते हैं, और फिर कहते हैं कि हम सब शाकाहारी हैं। आपका शाकाहार तो 2 मिनट में ध्वस्त हो गया, और पता नहीं कैसे हम सब सवेरे ही सवेरे उठकर मरे हुए जानवरों का हड्डियों का चूरा अपने मुंह से रगड़ सकते हैं। कैसे संभव है? इतना भी सेंस आप में वही नहीं बाकी है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि राजीव भाई इनमें बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो मैं उनसे पूछता हूं कि क्या क्वालिटी है? तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इनमें झाग बहुत अच्छा बनता है। तो कुछ लोग पेस्ट इसलिए करते हैं कि इसमें झाग बनता है, तो बेचारे आधा आधा घंटे रगड़ते रहते हैं झाग बनाने के लिए। तो उनसे मैं कहता हूं कि अगर बहुत ज्यादा झाग बनाना तो रिन से दांत साफ करो। और आपको मैं जानकारी दे दूं कि जो चीज झाग बनाने के लिए रिन में मिलाई जाती है, सर्फ में मिलाई जाती है, वही कॉलगेट में भी मिलाई जाती है, पेप्सोडेंट में भी मिलाई जाती है। एक सिंथेटिक डिटर्जेंट होता है। सिंथेटिक डिटर्जेंट वो चीज है जो कपड़ा धोने के साबुन में झाग पैदा करने के लिए मिलाया जाता है, वही टूथपेस्ट में मिला देते हैं झाग पैदा करने के लिए। और हम सब इतने बेवकूफ हैं, सवेरे ही सवेरे सामने शीशे में अपना चेहरा देखते हुए पेस्ट रगड़ते, मुंह से इधर से सफेद सफेद निकलता है, इधर से सफेद सफेद निकलता है, इतना गंदा लगता है, तो भी सामने शीशे में देख देख के ब्रश करते हैं आधा आधा घंटे तक। क्या इडियोसिटी। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि तत्काल छोड़ दीजिए कॉलगेट, क्लोजअप, सिबाका, फॉरेंस, पेप्सोडेंट, ये सब करने लायक नहीं है, क्योंकि ये डाई कैल्शियम फॉस्फेट से बनते हैं और वो मरे हुए जानवरों की हड्डियों के चूरे से आता है। और मरे हुए जानवरों की हड्डियों के चूरे मिलते कहां से हैं? हिंदुस्तान में आजादी जब नहीं मिली थी तो 350 कत्ल कारखाने थे, अब कुल मिलाकर सारे देश में 36,000 कत्ल कारखाने, 4.5 लाख पशुओं का रोज कत्ल होता है इस देश में। उनका मांस बिकने के लिए चला जाता है, एक्सपोर्ट हो जाता है, उनकी जो हड्डियां बचती हैं उनको ये सब कंपनियां खरीदती हैं, उससे पाउडर बनता है, उस पाउडर से पेस्ट बनता है। इसलिए करने लायक नहीं है। और इसलिए भी करने लायक नहीं है कि उनमें सिंथेटिक डिटर्जेंट है और वो शरीर में कैंसर जैसी बीमारी पैदा कर सकता है। और इसलिए भी करने लायक नहीं है कि इन सारे टूथपेस्ट में फ्लोराइड नाम का जहर है, जिससे फ्लोरोसिस बीमारी होती है। इसलिए पेस्ट करना बंद करिए, और इसलिए बंद करिए कि अमेरिका पैसा नहीं जाना चाहिए हमारा। तो आप पूछेंगे फिर क्या करें? नीम का दातुन करिए, थाना स्टेशन के बाहर मिलता है, ईस्ट में भी मिलता है, वेस्ट में भी मिलता है, और कुछ भी महंगा नहीं है, 50 पैसे का है। मैंने पूछा था तो 50 पैसे का एक नीम का दातुन आपके थाना ईस्ट वेस्ट दोनों स्टेशन में मिलता है, वो खरीद ले आइए। नीम का दातुन करिए या बबूल का दातुन करिए, बेस्ट क्वालिटी है दोनों में। और नीम का दातुन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नीम में जो क्वालिटी है वो दुनिया के किसी भी पेस्ट में नहीं है। आप नीम का दातुन करते रहिए, कभी भी आपके दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा। आप नीम का दातुन करते रहिए, कभी भी आपको पायरिया की शिकायत नहीं होगी। आप नीम का दातुन करते रहिए, कभी भी आपके सांस में से बदबू नहीं आएगी। और आप नीम का दातुन करते रहिए, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुंह जो है हमारा गंदा हो गया, बहुत फ्रेशनेस रहती है। नीम के पेड़ में ऐसी अद्भुत क्षमता है कि वो 300 तरह के तमाम दुर्गुणों को जो शरीर के अंदर पनप सकते हैं या वातावरण में पनपते हैं,
उनको कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। नीम में जबरदस्त क्षमता है। तो नीम का दातुन करिए, उससे आपको जो सुरक्षा चक्र मिलेगा वो कॉलगेट से मिलने वाला नहीं है कभी। तो सुरक्षा चक्र नीम के दातुन में है, कॉलगेट में नहीं है। इसलिए नीम का दातुन करिए, बबूल का दातुन करिए। और आप जब नीम का दातुन करेंगे तो आप उस दातुन को खरीदेंगे थाना स्टेशन के बाहर बेचने वाले गरीब आदमी से। जब आप उस गरीब आदमी का दातुन खरीदकर अपने घर में लाएंगे तो आपका पैसा उस गरीब आदमी के पास जाएगा जो अभी चला जाता है अमेरिका। कॉलगेट खरीदेंगे तो आपका पैसा अमेरिका जाएगा, हमारे दुश्मन के हाथ में जाएगा। नीम का दातुन खरीदेंगे तो आपका पैसा हमारे देश के उस गरीब आदमी के पास जाएगा। और एक दिन मैंने हिसाब लगाया कि पूरे देश के लोग कॉलगेट खरीदना बंद करें, क्लोजअप खरीदना बंद करें, सिबाका, फॉरहंस, पेप्सोडेंट सब खरीदना बंद करें और नीम का दातुन खरीदें, बबूल का दातुन खरीदें, तो हमारे देश के 4 लाख लोगों को दातुन बेचने का रोजगार मिल सकता है। इतना बड़ा काम हम कर सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि दातुन करिए, नीम का या बबूल का। जो लोग दातुन नहीं कर सकते वो दंत मंजन करें। काला दंत मंजन आता है, लाल दंत मंजन आता है, ढेर तरह के दंत मंजन इस देश में बिकते हैं। और कोई दंत मंजन अगर आपको अपने घर में बनाना हो, बाहर का नहीं खरीदना हो, तो सबसे आसान तरीका है किसी भी आयुर्वेद की दुकान पर जाइए, त्रिफला चूर्ण खरीद लाइए। हर बहेड़ा आंवला से जो त्रिफला चूर्ण बनता है वो आप खरीद लाइए और उस चूर्ण में थोड़ा सा नमक मिलाइए, बहुत अच्छा दंत मंजन बनता है और उससे दांत साफ करना शुरू कर दीजिए। दंत मंजन से जब आप दांत साफ करेंगे तो आपके शरीर की 2 चीजें बहुत अच्छे तरीके से होंगी। एक तो जब आप उंगली इस्तेमाल करते हैं दंत मंजन करने के लिए तो दांतों की सफाई होती है। उससे भी बड़ी बात मसूड़ों की मालिश होती है, जो हम नहीं कर सकते टूथब्रश से। कभी भी टूथब्रश से मसूड़ों की मालिश नहीं हो सकती, और मसूड़ों की मालिश अगर नहीं होगी तो मसूड़े आपके ठीक से काम नहीं करेंगे। तो सबसे अच्छा काम कि आपके मसूड़ों की मालिश होती है। दूसरा, उससे भी बड़ा काम यह है कि जब आप दंत मंजन करने के लिए दाहिने हाथ की पहली उंगली इस्तेमाल करते हैं तो इसमें एक मेरिडियन पॉइंट होता है। एक्यूप्रेशर का विज्ञान बताता है कि दाहिने हाथ की पहली उंगली में एक मेरिडियन पॉइंट है, लार्ज इंटेस्टाइन का, बड़ी आंत का। तो जब आप इस उंगली को इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बड़ी आंत की मालिश होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की मालिश होती है। उतना वैज्ञानिक काम है उंगली से दांत साफ करना। इसलिए हमारे देश के पुरखे, हमारे पूर्वज हजारों साल या तो दातुन करते थे या दंत मंजन करते थे उंगली से। कोई टूथब्रश नहीं करता था। बेवकूफ तो हम हैं जिन्होंने उंगली छोड़कर ब्रश करना शुरू कर दिया। जितना ज्यादा टूथब्रश करेंगे दांत आपके खराब होते चले जाएंगे, दांतों के बीच कैविटी बनती चली जाएगी, उनमें कीड़ा भी लग सकता है, 50 तरह की दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए कभी भी ब्रश मत करिए। तब आपके मन में यह भी आ सकता है कि राजीव भाई ब्रश नहीं करेंगे तो हमारे देश में कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि दांतों में कभी खाते खाते कोई चीज जब फंस जाती है तो वो बाहर कैसे निकलेगी। अगर ब्रश नहीं करेंगे तो वो तो फंस जाएगा दांत में, वो कीड़ा भी बनेगा। तो आपको मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब भी आप कोई चीज खाते हैं और खाते खाते आपकी दांत में फंस जाती है तो बताइए क्या होता। तब आपकी जो जीभ होती है वो बार बार लगातार उसको निकालने की कोशिश करती है, और जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक आपकी जीभ शांति से नहीं बैठेगी। और जितनी देर वो फंसा रहेगा आपको भयंकर टेंशन रहेगा, और जैसे ही वो निकल जाएगा आप एकदम रिलैक्स फीलिंग करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ है, दांतों में छुपे हुए अन्य कणों को बाहर निकालने का काम जीभ खुद करती है, टूथब्रश नहीं करता। इसलिए ये गलतफहमी अपने मन से निकाल दीजिए कि टूथब्रश से ही हमारे दांतों में छिपे हुए अन्य कण बाहर निकल सकते हैं। ये टेलीविजन की बेवकूफी है, इडियोसिटी है। एडवर्टीजमेंट के माध्यम से आपके दिमागों में घुसा दी गई है, घसा दी गई है, बिठा दी गई है। इसलिए आप ब्रश खरीदते हैं, पेस्ट खरीदते हैं, उसको करने की कोई जरूरत नहीं। और आप जानते हैं सारी कंपनियां टेलीविजन पर जब विज्ञापन देती हैं तो कहती हैं कि हमारा टूथब्रश इतना मुलायम, उसका टूथब्रश उससे भी ज्यादा मुलायम, तीसरी कंपनी आगे थी हमसे सबसे ज्यादा मुलायम हमारा है। कोई कहते हैं दबाने से भी दब जाता, कोई कहते हैं टेढ़ा हो जाता। ऐसे 50 तरह के विज्ञापन वो आपको दिखाते हैं और उसका एक ही कहना है कि हमारा टूथब्रश खरीदिए जो सबसे ज्यादा मुलायम है। तो मैं आपको बता दूं कि नीम के दातुन में जो मुलायम टूथब्रश बन सकता है वो दुनिया के किसी दूसरे प्लास्टिक टूथब्रश में नहीं बनेगा। आप थोड़ी देर नीम का दातुन चबाइए,
उसमें जो ब्रिसल्स बनेंगे वो इतने मुलायम होंगे कि किसी भी प्लास्टिक ब्रश में नहीं बन सकते। तो प्रकृति द्वारा दी गई जो चीज हमारे लिए रात में मौजूद है उसका इस्तेमाल करिए, तो देश का हर साल हम सैकड़ों करोड़ रुपया बचा सकते हैं। सिर्फ मैंने आपको कॉलगेट का उदाहरण दिया था। कॉलगेट अमेरिका से आया, 50,000 रुपए से इसने धंधा शुरू किया हमारे देश में। आज ये कंपनी 70 करोड़ रुपया कमा के ले जा रही है। हमारी बेवकूफी का है जो हम दे रहे हैं। तो ये सब बंद करिए हम लोग। तो आपके घरों में ये नहीं आएगा और दातुन आएगा या मंजन आएगा, दंत मंजन आएगा, तो अमेरिका जो पैसा जा रहा है वो जाना रुकेगा। और ये अमेरिका की पाबंदी का हमारे हिसाब से सबसे अच्छा जवाब है। ऐसे ही एक तीसरा और आपसे निवेदन करना है कि आपके घर में एक अमरीकी साबुन आता है, उसका नाम है जॉनसन एंड जॉनसन। एक दूसरा अमरीकी साबुन आता है, उसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। तो ये जॉनसन एंड जॉनसन खरीदना बंद करिए, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का साबुन खरीदना बंद करिए। तो आप पूछेंगे तो क्या लक्स खरीदे? लक्स भी मत खरीदिए, लाइफ बॉय भी मत लीजिए, वैक्सोना भी मत लीजिए, लेवल भी मत लीजिए, पियर्स भी मत लीजिए, कैने भी मत लीजिए, पामोलिव भी मत लीजिए, जॉनसन एंड जॉनसन भी, कोई साबुन ऐसा मत लीजिए। ये सब परदेशी कंपनियों के, और ये परदेशी कंपनियों के हैं साबुन। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि इन सारे साबुनों में कुछ भी क्वालिटी नहीं है। ये सब साबुन बनते हैं कास्टिक सोडा से, और कास्टिक सोडा शरीर की त्वचा के लिए बहुत खराब माना जाता है। कास्टिक सोडा के किसी भी साबुन से आप नहाइए, नहाने के 10 मिनट के बाद शरीर पर नाखून से लाइन खींचिए, सफेद रंग की लाइन खींचिए। और सर्दी के दिनों में, जाड़े के दिनों में अगर आप साबुन रगड़कर नहाएं तो 10 मिनट के बाद आपका पूरा चेहरा सफेद सफेद हो जाएगा, पूरा शरीर सफेद सफेद हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं कि पहले साबुन रगड़ते हैं, चेहरा सफेद बनाते हैं, फिर कहीं से कोल्ड क्रीम खरीद कर लाते हैं और चेहरे को ऑयलिश बनाते हैं। क्या बेवकूफी! कि पहले साबुन रगड़ो और चेहरा बर्बाद करो, शरीर बर्बाद करो, फिर कहीं से कोल्ड क्रीम खरीद के लाओ और शरीर को ऑयलिश बनाओ। दोनों ही पैसा हिंदुस्तान से अमेरिका जाएगा। तो आप पूछेंगे राजीव भाई फिर इसका इलाज क्या है? इलाज बहुत अच्छा है और बहुत सस्ता और सबके घर में हो सकता है। ऐसा इलाज मैं आपको बताता हूं। आप नहाइए चने के आटे में दूध की मलाई मिलाकर। बेसन हम सबके घर में है, दूध की मलाई भी हम सबके घर में। तो बेसन में दूध की मलाई मिलाइए और उसको पेस्ट बना लीजिए और उसको शरीर पर लगाइए जैसे साबुन लगाते हैं, और हल्के गर्म पानी से नहा लीजिए। ठंडे पानी से भी नहा सकते हैं, हल्के गर्म पानी से भी नहा सकते हैं। आपका शरीर एकदम साफ हो जाएगा और आपकी त्वचा में कभी भी रफनेस नहीं आएगी। दूसरा तरीका एक और है कि चने के आटे में दूध भी मिला सकते हैं, चने के आटे में दही भी मिला सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा है। दूध की मलाई मिलाइए, दूध भी मिलाइए, दही भी मिलाइए। एक और तरीका मैं आपको बताता हूं। हर एक दुकान पर चले जाइए, मुल्तानी मिट्टी मिलती है, आप ले आइए उसको और मुल्तानी मिट्टी को पानी में डाल दीजिए। 5-6 घंटे के बाद वो एकदम मुलायम हो जाती है और उस मुल्तानी मिट्टी को पेस्ट बना के शरीर पर लगाइए जैसे साबुन लगाते, और नहा लीजिए, एकदम शरीर साफ हो जाए। एक और तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी लाइए, अरीठा का पाउडर लाइए, शीकाकाई पाउडर लाइए, और ये तीनों बराबर बराबर मात्रा में मिला लीजिए और इस पाउडर को नहाने से थोड़ी देर पहले पानी में डाल दीजिए, उसका पेस्ट बनाइए, शरीर पर लगाइए, साबुन की तरह से नहा लीजिए, एकदम शरीर साफ हो जाएगा। और ये पाउडर आपके लिए बालों के शैम्पू का भी काम करेगा। आपके बाल टूटने बंद हो जाएंगे अगर आप इससे बाल धोएंगे अपने। और कोई भी आप परदेशी कंपनी का शैम्पू खरीदेंगे, पामोलिव खरीदेंगे, या तो लैक्मे का खरीदेंगे, या तो पॉन्ड्स का खरीदेंगे, या तो कुछ भी खरीदेंगे, ये सारे शैम्पू बाल तोड़ते हैं, क्योंकि हर शैम्पू बनता है अमोनियम क्लोराइड नाम के एक केमिकल से, जो शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है, बालों के लिए भी नुकसानदायक। तो जितने आप केमिकल शैम्पू इस्तेमाल करेंगे सब आपके बाल तोड़ देंगे। इसलिए बाल आपके कीमती हैं, क्यों उनको बर्बाद करना चाहते हैं? नहीं तो एक दिन गंजे हो जाएंगे तो विग खरीदना पड़ेगा नकली आपको। तो उससे अच्छा ये है कि आप ऐसा तरीका इस्तेमाल करें जिससे आपके बाल भी ना टूटे, हमारे देश का पैसा भी देश के बाहर ना जाए, आपको बेस्ट क्वालिटी भी मिले, ओरिजिनल चीज मिले, प्रकृति से मिलने वाली सीधी चीजें आप इस्तेमाल करिए, उनमें जो क्वालिटी है वो किसी भी चीज में नहीं। तो ये सारे तरीके हम अपनाएंगे तो कितना पैसा बचेगा इस देश का, एक ही उदाहरण से मैं समझाता हूं आपको।
जॉनसन एंड जॉनसन अमेरिकी कंपनी है, इसका धंधा चलता है हमारे देश में। इस कंपनी का साबुन बिकता है 30 रुपए का 50 ग्राम, 60 रुपए का 100 ग्राम, 600 रुपए का 1 किलोग्राम। अब आप बताइए 600 रुपए की 1 किलोग्राम दूसरी कौन सी चीज मिलती है? गाय का घी खरीदिए 150 रुपए का 1 किलोग्राम, काजू की बर्फी खरीदिए 250 रुपए की 1 किलोग्राम, बादाम की बर्फी खरीदिए 280 रुपए की 1 किलोग्राम। सब सस्ती है। साबुन महंगा है, गाय का घी सस्ता, बादाम की बर्फी सस्ती, काजू की बर्फी सस्ती। और जितने पैसे में आप 4 किलो गाय का घी खाएंगे उतने पैसे में 1 किलो साबुन आता है जॉनसन एंड जॉनसन। अब आपकी मुश्किल यह है कि 4 किलो गाय का घी खाएंगे तो शरीर को ताकत मिलेगी, वो 1 किलो साबुन तो खा भी नहीं सकते। तो उसका आप करेंगे क्या? शरीर पर लगाएंगे, पानी में बहाएंगे।